प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 439 लगातार 3 अर्धशक्ति अधिपतियों का वध। धड़ाम! रणबीर रायचंद के भीतर से एक आसमान हिला देने वाला संहारक आभास फूट पड़ा। हवाएं चीखने लगी और आसमान का रंग ही बदल गया। 10,000 तलवारें। रणबीर दहाड़ा, सुन्न सुन्न सुन्न। पलक झपकते ही अनगिनत तलवार की लहरें बाहर निकली, बेमिसाल धारदार, जो शून्य स्तर को भेदती हुई हवा में भंवर बनाने लगी। हे भगवान! 2 महान प्राचीन कुलों के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। तलवार की रोशनी का एक पहाड़ तोड़ने वाला ज्वार उमड़ पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, तलवारें उनके चेहरों के सामने थीं। पुछ पुछ पुछ। वहां मौजूद आधे से ज्यादा एक्सपर्ट्स उस तलवार की ऊर्जा से घायल हो गए। दर्जन भर शक्ति देव स्तर के उस्तादों के शरीर छलनी हो गए और वे मौके पर ही मारे गए। उन्हें पीछे धकेलने के बाद रणबीर ने वृकोदर तलवार को कसकर पकड़ा और एक पल में दर्जनों गज दूर जा पहुंचा। देखता हूं तुझे कौन बचाता है, वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका निशाना शर्मा परिवार के पूर्वज। पागल कहीं का! बूढ़े पूर्वज का चेहरा बुरी तरह फड़कने लगा। रणबीर ने अपनी तलवार की ऊर्जा से कितनों का संहार कर दिया था, फिर भी बाकी सबको नजरअंदाज कर वह सीधा उनकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ उनकी मौत लिखी थी। यह पागलपन नहीं तो और क्या था? पर्वत विनाशक मुक्का। शर्मा पूर्वज ने दहाड़ते हुए अपना मुक्का घुमाया, लेकिन उन्होंने वृकोदर तलवार का सामना सीधे नहीं किया। इसके बजाय एक विशाल मुक्के की ताकत हकीकत में बदल गई और तलवार की ओर बढ़ी। मर! रणबीर ने बस एक बर्फीला शब्द थूका। धड़ाम! वृकोदर तलवार ने उस विशाल मुक्के की परछाई को चीर दिया और फिर बिना रुके शर्मा पूर्वज पर टूट पड़ी। नहीं! तलवार को करीब आते देख बूढ़े पूर्वज की आंखें दहशत से फैल गईं। अब बहुत देर हो चुकी है, रणबीर ने ठंडेपन से कहा। तलवार नहीं रुकी। पुछ! पलक झपकते ही तलवार बूढ़े पूर्वज के सिर पर जा लगी। उसने उन्हें सिर से लेकर नीचे तक गन्ने की तरह चीर दिया। खून का फव्वारा आसमान तक जा पहुंचा। एक और अर्धशक्ति अधिपति ढेर हो चुका था। हर कोई अंदर तक हिल गया था। पूर्वज जी! शर्मा परिवार के सदस्य अविश्वास से घूर रहे थे। उनकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में कुल प्रमुख, प्रधान, बुजुर्ग और अब पूर्वज, लगातार 3 स्तंभ ढह गए। ये सभी शक्ति ब्रह्म स्तर के एक्सपर्ट्स थे। उनमें से 2 तो अर्धशक्ति अधिपति थे, साधना लोक की सर्वोच्च हस्तियां, इंसानियत की सीमा पर खड़े असली योद्धा, जो आम लोगों की नजर में अमर थे। अब 2 एक साथ मारे गए। भले ही शर्मा परिवार बच भी जाए, वे अब प्राचीन कुल कहलाने के लायक नहीं रहे। भौंकना बंद करो, मैं हर एक शर्मा को नर्क में मिलवाने भेज रहा हूं। रणबीर गुर्राया और उसने फिर से तलवार चलाई। आसमान को भरने वाली तलवार की रोशनी मौत की फसल काटने वाली मशीन की तरह गिर पड़ी। पुछ पुछ पुछ। शर्मा परिवार के कई और शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट्स उस एक ही वार में ढेर हो गए। राजपूत परिवार, अभी हमला करो! शर्मा परिवार का एक बुजुर्ग चिल्लाया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, राजपूत परिवार के पूर्वज ने हमला कर दिया, लेकिन रणबीर पर नहीं। उसने बोलने वाले को ही एक हथेली से मार गिराया। इस हरकत ने सबको सन्न कर दिया। राजपूत पूर्वज, इसका क्या मतलब है? शर्मा परिवार के लोग गुस्से में चिल्लाए। उन्हें नजरअंदाज करते हुए राजपूत पूर्वज ने रणबीर की ओर हाथ जोड़ लिए। रुद्रधाम प्रमुख रणबीर, हमारे राजपूत परिवार की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। शर्मा परिवार ने हमें यहाँ उकसाया था। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक शर्मा को मार डाला है। हमें यह मौका दें और आज से राजपूत परिवार कभी पूर्व देश में कदम नहीं रखेगा। इन शब्दों ने पूरी भीड़ को स्तब्ध कर दिया।
महान राजपूत परिवार के पूर्वज ने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने अपनी वफादारी दिखाने के लिए एक शर्मा को मार भी डाला था। वाकई बेरहम, बेशर्म। हर शर्मा उन पर नफरत से घूर रहा था, गुस्से से उबल रहा था। खुद को बचाने के लिए राजपूत परिवार ने सरेंडर कर दिया और एक शर्मा को भी मार डाला, उन्हें इस्तेमाल होने वाले प्यादों की तरह समझा। तुम तो खुद बड़े बेरहम निकले, इतना गिर गए। रणबीर ने नाक सिकुड़ी, यहाँ तक कि उसने भी ऐसी चाल की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन गौर करने पर राजपूत पूर्वज काफी चालाक थे। उन्हें मिलाकर केवल 3 अर्धशक्ति अधिपति ही कुलों का असली सहारा थे। शर्माओं के 2 मरने के बाद अकेला राजपूत पूर्वज मुकाबला नहीं कर सकता था। महर्षि चरणदास और स्वप्ना से लड़ते हुए वह पहले ही घायल हो चुका था। फिर रणबीर के साथ भिड़ने से उसकी सहनशक्ति खत्म हो गई थी। पिछली लड़ाई में उसके घाव और गहरे हो गए थे। साफ कहूं तो रणबीर उसे बिना किसी प्रतिरोध के मार सकता था। आत्मसमर्पण ही एकमात्र समझदारी वाला विकल्प था। जब तक प्रमुख रणबीर हमें बख्श देते हैं, शर्मा परिवार को खत्म करने में मदद करना तो छोटी बात है। राजपूत पूर्वज ने ईमानदारी से जोड़ा। रणबीर समेत हर किसी ने तिरस्कार से देखा। राजपूत पूर्वज तो बड़ा हिसाब किताब लगाता है। शर्मा परिवार वैसे भी बर्बाद था, उसका प्रस्ताव महज दिखावा था। फिर भी जिंदा रहने के लिए उसने अपने साथी प्राचीन कुल को धोखा दिया, घटियापन की हद। अगर मैं तुम्हारे राजपूत परिवार को जाने दूं, तो क्या मेरे रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के भाइयों का खून बेकार नहीं चला जाएगा? रणबीर ने ठंडे स्वर में कहा। एक बार जब तुमने मेरा दुश्मन बनना चुना, तो तुम्हारी किस्मत का फैसला हो गया था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सुन, रिकोदर तलवार फिर से बाहर निकली, मौत की सांस छोड़ती हुई। कमीने, राजपूत पूर्वज ने गाली दी। एक ऊंचे अर्धशक्ति अधिपति ने खुद को इतना नीचे गिराया, फिर भी रणबीर नहीं माना। तो फिर मौत तक लड़ो। उसके हाथ में एक विशाल खून का प्यासा खड्गा आ गया। तूफानी लहर का वार। वह दहाड़ा बाहर की ओर काटते हुए। खड्ग की ऊर्जा उफनते ज्वार की तरह लुढ़की, एक के बाद एक मजबूत लहर। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रिकोदर तलवार ने खड्ग की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया, फिर उस उग्र ब्लेड से जा टकराए। कड़क, एक करारी आवाज गूंजी, खड्ग 2 टुकड़ों में टूट गया। राजपूत पूर्वज का दिल बैठ गया। तलवार की नोक पहले से ही उसके सीने पर थी। स्वाइप। बिना एक शब्द कहे उसने अपने बगल में खड़े राजपूत परिवार के एक बुजुर्ग को पकड़ा और उसे ढाल बनाकर आगे खींच लिया। पफ। रिकोदर तलवार ने बुजुर्ग को आधा काट दिया, उसे तुरंत मार डाला। राजपूत पूर्वज घूमा और भाग खड़ा हुआ। देखने वालों के जबड़े खुले रह गए। ये राजपूत पूर्वज तो बिल्कुल काले दिल का है। शर्माओं को धोखा दिया, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपनों को मारा, और अब अपने ही बुजुर्ग को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वज की गरिमा कहाँ गई? आकाश खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। पूर्वज जी! राजपूत शिष्य घबराहट में चिल्लाए। अगर पूर्वज ही भाग गया तो उनका क्या होगा? प्रताप राजपूत ने कभी इस अंजाम की कल्पना नहीं की थी, फिर भी उसकी आंखों में जल्द ही एक तीखी चमक आ गई। चूंकि तुम यहाँ आए हो, तो हमेशा के लिए यहीं रहो, रणबीर ने बर्फीले स्वर में कहा, बिजली की तरह उसके पीछे झपटते हुए। एक पल में वह राजपूत पूर्वज से आगे निकल गया। रणबीर, मुझे बख्श दो, मैं गायब हो जाऊंगा और फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। राजपूत पूर्वज दहशत में चीखा। क्या तुम नर्क की बात कर रहे हो? रणबीर ने नाक से कुड़ी। रिकोदर तलवार बाहर की ओर भोंक दी। पफ। एक फ्लैश में ब्लेड राजपूत पूर्वज की पीठ में धंस गया। तबाह कर देने वाली तलवार की ऊर्जा के नीचे उसका शरीर फटकर खून की धुंध में बदल गया। आज तीसरा अर्धशक्ति अधिपति। ढेर हो गया। अध्याय 440 दैवीकरण का युद्ध। हिस। हर किसी के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, क्या ये सच है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 3 अर्धशक्ति अधिपति, सभी अकेले रणबीर के हाथों मारे गए। दर्ज इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। न केवल रणबीर के अनुयायी दंग थे, बल्कि प्राचीन कुलों के सदस्य भी अंदर तक हिल गए थे। विश्वास करना मुश्किल है, आपने और मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और उन तीनों को मुश्किल से घायल कर पाए, फिर भी रणबीर ने उन्हें इतनी जल्दी मार डाला। महर्षि चरणदास की आंखें चमक उठीं। हालांकि तीनों एक्सपर्ट्स पहले ही घायल और थके हुए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें मर्जी से मारा जा सकता था। यहाँ तक कि अपने पीक पर भी चरणदास ऐसा नहीं कर सकते थे। गुरुजी, जिसे आपने पसंद किया है वह वास्तव में भयानक है। कितने अफसोस की बात है कि आप इसे खुद नहीं देख सकती, स्वप्ना ने अफसोस के साथ कहा। प्रमुख, राजपूत कुल का मुखिया भाग रहा है। आकाश ने अपनी नजर दौड़ाई और अचानक चिल्लाया। एक आकृति पागलों की तरह दूर भाग रही थी। ये प्रताप राजपूत था। जैसे ही आकाश के शब्द गूंजे, रणबीर पहले से ही हरकत में था। उसने प्रताप राजपूत को उसी पल भांप लिया था जब वह हिला था। किसी याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसने बस परवाह नहीं की थी, क्योंकि आज कोई नहीं बच पाएगा। वूश। रणबीर शून्य स्तर में दौड़ती हुई बिजली था। उसका शरीर अजेय ताकत से लिपटा हुआ था। प्रताप राजपूत ने उड़ान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने भागने का समय ठीक उस पल चुना जब रणबीर ने पूर्वज को मारा।
उसने मान लिया था कि वह पल रणबीर का सबसे लापरवाह पल होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रणबीर इतना तेज हो सकता है। पीछे से भयानक किलिंग इंटेंट मौत की नीयत को महसूस करते हुए प्रताप राजपूत का दिल उसके गले में आ गया। तेज और तेज आह, वह हताशा में दहाड़ा, काश उसके दर्जनों पंख उगाते। फिर भी वह भयानक किलिंग इंटेंट केवल करीब आती गई, कभी कम नहीं हुई। अचानक प्रताप राजपूत फिसल कर रुक गया। एक आकृति उसके ठीक सामने प्रकट हो गई थी, वह लगभग सीधे उससे टकरा गया था। मैंने कहा, सब मरेंगे, तुम नहीं बचोगे, रणबीर ने ठंडेपन से कहा। हिस, सिर्फ उन शब्दों को सुनकर प्रताप राजपूत की रूह कांप गई, उसकी आत्मा जैसे उड़ गई हो। स्विश, वह पत्थर की तरह नीचे गिरा, घुटने धड़ाम से जमीन पर लगे। प्रमुख रणबीर, मेरे राजपूत कुल ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, मुझे बख्श दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आज से पूरा राजपूत प्राचीन कुल आपके आदेश पर है। लालच बहुत बड़ा था, पूरे एक प्राचीन कुल को कमांड करने से किसी की ताकत रातों रात आसमान छू जाएगी। राजपूत प्राचीन कुल इसके लायक नहीं है, रणबीर ने सपाट स्वर में कहा। प्रताप राजपूत के चेहरे पर निराशा छा गई। एक शक्तिशाली प्राचीन कुल, फिर भी झुकने के लायक भी नहीं। मुझे ईमानदारी से जवाब दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दे सकता हूँ, रणबीर ने कहा, एक मूसलाधार आभा छोड़ते हुए जो प्रताप राजपूत पर टूट पड़ी। कड़क कड़क कड़क, हर नस फट गई, उसकी त्वचा पर खून के फूल खिल उठे। उसकी हड्डियां भी इंच इंच करके टूट गईं और चूरा हो गईं। आह, दर्द से प्रताप राजपूत का चेहरा बिगड़ गया। पूछो जो चाहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मौत तो मौत थी, लेकिन वह इसे जल्दी चाहता था, ये तड़प असहनीय थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अनंत अंधेरा गया था और यह कि गायत्री देवी मर चुकी हैं? रणबीर ने पूछा। प्रताप राजपूत हिचकिचाया, फिर उसने अपना जबड़ा सेट किया। स्वर्ग संस्था ने हमें सब कुछ बताया, उन्होंने हमें कार्य करने के लिए उकसाया, कहा कि अगर हमने पूर्व देश पर कब्जा कर लिया और तुम्हारे रिश्तेदारों को पकड़ लिया तो हम तुम्हें झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। भाड़ में जाए स्वर्ग संस्था, वह वैसे भी मर रहा था, क्यों छुपाए? अगर स्वर्ग संस्था ने दस्तक नहीं दी होती तो राजपूत कुल कभी भी इस मुसीबत में नहीं पड़ता। देखो इसने उन्हें कहाँ ला खड़ा किया, नफरत के काबिल। स्वर्ग संस्था, रणबीर बुदबुदाया, उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं। देवलोक को स्वर्ग संस्था का समर्थन प्राप्त था, उसे मिटाने से एक दुश्मनी पैदा हो गई थी। फिर भी अब तक दोनों पक्ष कभी सीधे नहीं टकराए थे। ये स्वर्ग संस्था का पहला अप्रत्यक्ष हमला था, दो महान प्राचीन कुलों को उकसाना। तुम्हारा शर्मा परिवार और राजपूत परिवार पूरी तरह से मूर्ख हैं, रणबीर ने अचानक शाप दिया। स्वर्ग संस्था खुद कार्रवाई कर सकती थी, फिर भी उन्होंने दो कुलों को दिल्ली भेजा, उन्हें प्यादों के रूप में इस्तेमाल किया। अगर कुल सफल होते तो स्वर्ग संस्था लूट का दावा करने के लिए उभरती। अगर वे असफल होते तो कुलों का नाश होता, जबकि स्वर्ग संस्था बिना किसी खरोंच के निकल जाती। रणबीर यह मानने से इनकार करता था कि दो महान प्राचीन कुल इसे देख नहीं सकते थे, लेकिन लालच और जुआरी की उम्मीद ने उन्हें आगे बढ़ाया था। उम्मीद का वह टुकड़ा उन्हें उनकी जान की कीमत चुकाएगा। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, प्रताप राजपूत को कुचलने वाली आभा फट पड़ी। स्प्लैट, प्रताप राजपूत खून की धुंध में बदल गया और मौके पर ही ढेर हो गया। देखने वाले पहले ही सुन्न हो चुके थे, यहाँ तक कि एक कुल प्रमुख की मौत पर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। 3 अर्धशक्ति अधिपतियों के गिरने के बाद प्रताप राजपूत की किस्मत पर मुहर लग चुकी थी। अगला, अब तुम्हारी बारी है, रणबीर ने जीवित बचे लोगों पर अपनी नजर दौड़ाई। उससे मौत तक लड़ो, एक बुजुर्ग गुर्राया। चून की भीख मांगना विफल हो गया था, केवल एक हताश आखिरी स्टैंड बचा था, लेकिन नतीजा पहले ही लिखा जा चुका था। स्विश स्विश स्विश, रणबीर की लंबी तलवार नाची और संहार पूरी तरह से फूट पड़ा। स्प्लट स्प्लट स्प्लट, प्राचीन कुल के एक्सपर्ट्स एक के बाद एक गिरते गए, कई मौके पर ही लाल धुंध में विस्फोट कर गए। शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट्स उसके सामने चींटियों की तरह थे, एक भी वार झेलने में असमर्थ। यहाँ तक कि शक्ति ब्रह्म स्तर के बुजुर्ग भी 3 चालों से ज्यादा नहीं टिके, मौत निश्चित थी। 5 मिनट बाद केवल एक ही आकृति खड़ी रही। शर्मा परिवार का एक बुजुर्ग कांपते हुए प्रतिरोध छोड़ चुका था। जब रणबीर की बर्फीली निगाह उस पर पड़ी तो उसकी पैंट गीली हो गई, उसने डर के मारे वहीं कर दिया था। मैंने सुना है कि तुम्हारे शर्मा परिवार के पास प्राचीन खंडहरों से जुड़ा एक नक्शा है, वह कहाँ है? रणबीर ने ठंडे स्वर में पूछा। वह कुल के गुप्त कक्ष में है, बुजुर्ग हकलाया। स्विश, रणबीर ने हाथ उठाया, लंबी तलवार गिर पड़ी। चौप, एक सिर लुढ़क कर जमीन पर आ गिरा। 2 महान प्राचीन कुलों का आखिरी सदस्य मारा गया। एक आदमी ने दोनों कुलों का सफाया कर दिया था, 40 शक्तिशाली एक्सपर्ट्स। एक ऐसा कारनामा जो दैवीकरण के योग्य था। मुझे यकीन है कि यह लड़ाई इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, बिल्कुल पहले पन्ने पर, आकाश ने विस्मय में कहा। बाकी सबने चुपचाप सिर हिलाया। इस लड़ाई ने उनकी लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चकनाचूर कर दिया था।
एक समय उन्होंने सोचा था कि शक्ति देव स्तर युद्ध कला का शिखर है, दिव्य। फिर भी उनके प्रमुख ने उस स्तर से परे 40 से अधिक एक्सपर्ट्स का सफाया कर दिया था, अकेले। ये कितना भयानक था। तुम जैसे हेवन डिफाइंग राक्षस के साथ शक्ति ब्रह्म स्तर को उपविभाजित करने की आवश्यकता होगी। तुम्हारा स्तर और हमारा एक ही लीग का नहीं है, महर्षि चरणदास ने व्यंग्य से कहा। वरिष्ठ चरणदास मजाक कर रहे हैं। मैंने उन्हें केवल आपकी और मिस स्वप्ना की बदौलत मारा, बल्कि क्या मुझे अब आपको संप्रदाय प्रमुख स्वप्ना कहना चाहिए? रणबीर स्वप्ना की ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे जो चाहे बुलाओ। स्वप्ना का लहजा ठंडा था। तो मैं आपको संप्रदाय प्रमुख स्वप्ना के रूप में सम्मानित करूंगा। मुझे मिस स्वप्ना कहकर बुलाओ। स्वप्ना अचानक बोली। अध्याय 441 प्राचीन कुलों पर जवाबी हमला। रणबीर हैरानी से घूरता रहा। एक पल पहले कोई भी संबोधन ठीक था, अगले ही पल मिस स्वप्ना होना जरूरी हो गया। ये बदलाव बिजली जैसा तेज था। मिस स्वप्ना और महर्षि चरणदास का शुक्रिया। 3 प्रमुख अर्ध शक्ति अधिपति पहले ही घायल हो चुके थे, अन्यथा मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकता था, रणबीर ने कहा। नहीं, घायल करना और मारना 2 अलग दुनिया हैं। अगर तुम मुझे उनमें से किसी एक को चुनने देते तो भी मैं मारने की गारंटी नहीं दे सकती थी, फिर भी तुमने ये कर दिखाया। तुम्हारी ताकत बस जबरदस्त है। सच कहूं तो आज तुमने मुझे एक सबक सिखाया है। किसने सोचा होगा कि एक ही स्तर के लोग युद्ध शक्ति में इतना भिन्न हो सकते हैं। इस बिंदु पर महर्षि चरणदास अचानक रुक गए। उनकी आंखों में एक गहरी चमक टिमटिमाई। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक अलग रास्ता देख लिया है। कौन सा रास्ता? रणबीर ने उत्सुकता से पूछा। ये तुम्हारे अगले कदमों पर निर्भर करता है, क्योंकि तुम उस रास्ते के पथ प्रदर्शक हो। महर्षि चरणदास मुस्कुराए। उन शब्दों में भारी वजन था, यहाँ तक कि रणबीर को भी थोड़ा संकोच महसूस हुआ। हम जिन साधना पथों का अनुसरण करते हैं वे सभी हमारे पूर्वजों द्वारा खोले गए थे। एक बिल्कुल नया रास्ता बनाना कहने में आसान है, करने में नहीं। महर्षि चरणदास, आप मुझे बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। महर्षि चरणदास ने बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मत भूलो, मेरी विशेषज्ञता ज्योतिष और भविष्यवाणी में है। महर्षि चरणदास, क्या आपने हमारे प्रमुख में कुछ असाधारण देखा? आकाश ने गपशप के अंदाज में पूछा। बोला नहीं जा सकता। महर्षि चरणदास ने सिर हिलाया। उस छेड़खानी ने रणबीर को भी उत्सुक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, एक आकृति तेज गति से वहां आ पहुंची। यह विक्रम था। उसने पहले ही फाइटर जेट लैंड कर दिया था और अब वह भागता हुआ आ रहा था। प्रमुख, दुश्मन कहाँ हैं? उसने जल्दबाजी में पूछा। जमीन पर, रणबीर ने जवाब दिया। विक्रम ने नीचे देखा और तुरंत सन रह गया। सब लाशें। लड़ाई वास्तव में इतने कम समय में खत्म हो गई थी, अविश्वसनीय रूप से तेज। प्रमुख, आपने मेरे लिए 1-2 क्यों नहीं बचाए? विक्रम ने रिरियाते हुए कहा। चिंता मत करो, ये 2 महान प्राचीन कुलों का केवल एक हिस्सा हैं। चूंकि हम मार ही रहे हैं तो चलिए इसे खत्म करते हैं। कुछ आदमियों को लो और उनका सफाया कर दो। रणबीर ने आदेश दिया। जी सर। विक्रम तुरंत रोमांचित हो गया। महर्षि चरणदास, कृपया थोड़ी देर और यहाँ चीजों पर नजर रखें। रणबीर ने कहा। जाओ, ये जगह मुझ पर छोड़ दो। महर्षि चरणदास ने खुशी से जवाब दिया। रणबीर ने फिर से स्वप्ना की ओर देखा। इस बार क्या तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती? कम से कम मुझे वापस आने दो और धन्यवाद कहने के लिए तुम्हें रात का खाना खिलाने दो। पहले अपने मामलों को निपटाओ, स्वप्ना ने शांति से कहा। ठीक है। रणबीर ने सिर हिलाया। घर जाने के लिए समय भी नहीं निकाला। कुछ ही क्षणों बाद रणबीर ने रुद्रधाम के सदस्यों का नेतृत्व सीधे शर्मा परिवार और राजपूत परिवार की ओर किया। ... कई घंटों बाद विमान सबसे पहले शर्मा परिवार तक पहुंचा। क्या ये कुल प्रमुख और अन्य लोग जीत कर लौट रहे हैं? शर्मा वंश के लोग सोच रहे थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। विमान पर तलवार का प्रतीक है, वह रुद्रधाम का निशान है। क्या ये रुद्रधाम का विमान हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 2 महान प्राचीन कुलों ने दर्जनों शीर्ष एक्सपर्ट्स भेजे थे पूर्व देश में रणबीर की नींव को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त से अधिक। रुद्रधाम के पास शर्मा परिवार पर हमला करने के लिए अतिरिक्त ताकत कैसे हो सकती है? अगले ही सेकंड हैच खुला और एक बेमिसाल आकृति नीचे उतरी। बूम! जिस पल वह उतरा, पूरा शर्मा एस्टेट हिल गया। तुम कौन हो? शर्मा शिष्यों ने सतर्क होकर पूछा। रणबीर रायचंद। एक ठंडी आवाज तुरंत गूंज उठी। रणबीर रायचंद। शर्मा शिष्यों के मुंह खुले रह गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या तुम अनंत अंधेरा में नहीं थे? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे शर्मा परिवार को मिटाने के लिए। जैसे ही रणबीर के शब्द गिरे, अनगिनत लड़ाके ऊपर आसमान में दिखाई दिए। उसके पीछे एक बड़ी सेना भी हकीकत में बदल गई। सभी रुद्रधाम के सदस्य। तुम्हारे पूर्व देश के गढ़ पर हमारे शर्मा और राजपूत परिवारों का हमला हो रहा है, फिर भी तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो? कोरी लापरवाही। शर्मा वंश का एक व्यक्ति ठंडेपन से चिल्लाया। मूर्ख! जिस वजह से हमने आने की हिम्मत की वह यह है कि तुम्हारे दोनों कुलों द्वारा भेजे गए हर एक्सपर्ट का पहले ही सफाया हो चुका है।
विक्रम ने रणबीर के पक्ष में कदम रखा और उपहास किया। क्या मजाक है? हमारे 2 कुलों द्वारा भेजे गए लोग सर्वोच्च पावरहाउस थे, कुल प्रमुख और पूर्वज सहित सभी अर्धशक्ति अधिपति। तुम उन्हें संभवतः कैसे मार सकते हो? कुएं के मेंढकों का झुंड। तुम्हारे कुल प्रमुख और पूर्वज चाहे कितने भी मजबूत हों, हमारे प्रमुख के सामने कुछ भी नहीं है। विक्रम ने तिरस्कार से कहा। बकवास। शर्मा वंश के लोग गुस्से से जल उठे। विक्रम, बकबक बंद करो, आदमियों को लो और इस जगह को नेस्तनाबूद कर दो, रणबीर ने आदेश दिया। जी सर। विक्रम ने तेजी से सिर हिलाया। भाइयों, मेरे साथ हमला करो। उसने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, मारो मारो मारो। रुद्र सेना हरकत में आ गई, सीधे शर्मा परिवार की ओर उमड़ पड़ी। सभी वंशज ध्यान दें, रणबीर हमें मारने के लिए सेना लाया है, तुरंत बचाव करें। एक शर्मा शिष्य चिल्लाया। फफ। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले विक्रम का ब्लेड नीचे गिरा और उसे सीधा नर्क भेज दिया। वूश वूश वूश। एक पल में अनगिनत आकृतियां शर्मा एस्टेट के हर कोने से फूट पड़ी। अपने सामने का दृश्य देखकर वे सभी दंग रह गए। रणबीर वास्तव में शर्मा परिवार पर जवाबी हमले का नेतृत्व कर रहा है, पूरी तरह से चौंकाने वाला। जबकि वे हक्का बक्का खड़े थे, विक्रम पहले ही अपने आदमियों के साथ अंदर घुस गया था और शर्मा रक्षकों से भिड़ गया था। रणबीर तुरंत शामिल नहीं हुआ। वह एक देवता या दानव की तरह मुख्य द्वार पर खड़ा रहा, पूरी लड़ाई का मुआयना करता रहा। प्राचीन कुल संख्या के माध्यम से नहीं बल्कि किले को संभालने वाले सर्वोच्च एक्सपर्ट्स के कारण शक्तिशाली होते हैं। फिर भी वे सभी एक्सपर्ट्स पूर्व देश में मारे गए थे। शर्मा एस्टेट के भीतर बहुत कम शीर्ष लड़ाके बचे होने चाहिए। जैसा कि रणबीर ने उम्मीद की थी, शर्मा वंश के सभी लोगों के बीच एक भी शक्ति ब्रह्म स्तर का एक्सपर्ट नहीं उभरा। महेंद्र शर्मा ने हर शक्ति ब्रह्म स्तर के एक्सपर्ट को दिल्ली ले लिया था, पीछे किसी को नहीं छोड़ा था। इतना अति आत्मविश्वास, क्या उन्हें वास्तव में यकीन था कि वे पूर्व देश में झाड़ू फेर सकते हैं? रणबीर ने ठंडेपन से नाक सिकुड़ी। फिर भी महेंद्र शर्मा के पास आत्मविश्वास होने का कारण था। कुल प्रमुख के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व किया था, यहाँ तक कि पूर्वज भी शामिल हुए थे। उसमें राजपूत परिवार को लगभग उसी लाइनअप के साथ जोड़ें। उनकी संयुक्त ताकत ठाकुर मठ और अनंत अंधेरा से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होती। रुद्रधाम और छाया संप्रदाय का तो उसके बिना कोई जिक्र ही नहीं, वे तो आसान शिकार होते। ये सोचकर रणबीर को थोड़ी राहत महसूस हुई। सौभाग्य से उसने जाने से पहले लाइन को संभालने के लिए महर्षि चरणदास की व्यवस्था की थी, अन्यथा शर्मा और राजपूत परिवारों ने पहले ही पूर्व देश पर कब्जा कर लिया होता। उसे स्वप्ना का भी धन्यवाद करना था, उसके बिना चरणदास अकेले उसकी वापसी तक नहीं टिक सकते थे। रुद्र सेना के हमले के तहत शर्मा परिवार के सैकड़ों रक्षक टूट गए और जल्दी ही बिखर गए और मारे गए। कुछ शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट्स भी विक्रम और अन्य लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। इसके अलावा रणबीर चांदनी और हिमानी को भी लाया था। उनकी ताकत उसी स्तर के साथियों के बीच भी उत्कृष्ट थी। जल्दी कुल प्रमुख को सूचित करो, शर्मा वंश के लोग चीखे। कोई सिग्नल नहीं, कुल प्रमुख तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते तो अन्य बुजुर्गों से संपर्क करो, जल्दी करो, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ... फिर भी हर नंबर आजमाने के बाद एक भी शर्मा वंशज किसी से भी बात नहीं कर पाया। क्या ये हो सकता है? कुल प्रमुख और अन्य लोग वास्तव में मारे गए हैं। उस पल में हर शर्मा वंशज का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। अध्याय 442 शर्मा कुल का पतन, राजपूत परिवार पर हमला। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वे सब मर चुके हैं। आज तुम्हारे शर्मा परिवार के नाश का दिन है। विक्रम ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने आदमियों को एक भयानक हमले में आगे बढ़ाया। लड़ाई आधे घंटे तक चली। शर्मा परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा। लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और हवा खून की तीखी गंध से भारी थी। प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए सभी शर्मा परिवार के सदस्यों का सफाया कर दिया गया है। विक्रम तेजी से रिपोर्ट करने आया। आदमियों को गुप्त कक्ष की तलाशी लेने को कहो, हमें वह नक्शा ढूंढना होगा। रणबीर ने तुरंत आदेश दिया। अनंत अंधेरा पर पहले हमला करना ठीक इसी नक्शे के लिए था। उसके पास पहले से ही 2 नक्शे थे। जब तक उसे शर्मा परिवार से यह नक्शा मिल जाता, तीनों नक्शों को मिलाने से प्राचीन खंडहरों का स्थान पता चल जाता। जी। विक्रम ने सिर हिलाया और तुरंत आदमियों को तलाशी के लिए ले जाने लगा। कुछ ही पल बाद विक्रम वापस लौटा। उसने उत्साह से कहा, प्रमुख, नक्शा मिल गया है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने दोनों हाथों से एक चंदन का बक्सा पेश किया। रणबीर ने बक्सा खोला और अंदर एक प्राचीन स्क्रॉल था। उसे खोलने पर वह वास्तव में एक नक्शा था। सिर्फ इसकी सामग्री से वह जानता था कि यह आखिरी नक्शा था। हालांकि और पुष्टि करने के लिए रणबीर ने बिना कुछ कहे तुरंत अपने पास मौजूद 2 नक्शे निकाल लिए। तीनों नक्शों को एक साथ जोड़ने के बाद उसकी आंखों के सामने एक पूरा टोपोग्राफिकल नक्शा दिखाई दिया। आखिरकार वे सब इकट्ठे हो गए। रणबीर तुरंत उत्साहित हो गया। वह वास्तव में जानना चाहता था कि प्राचीन खंडहरों में ऐसा क्या छिपा था जिसकी इतनी सारी ताकतें परवाह करती थीं।
हालांकि नक्शा अचानक पूरा होने के बाद उस पर कोई लिखित जानकारी नहीं थी। प्राचीन खंडहरों के पते की और पुष्टि करने के लिए इस नक्शे को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाना होगा ताकि उस पर दर्ज स्थान को पिनपॉइंट किया जा सके। अभी के लिए कोई जल्दी नहीं है, एक मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। राजपूत प्राचीन कुल का विनाश। कुछ पल बाद शर्मा परिवार के गुप्त कक्ष से बक्सों में सामान बाहर निकाला गया, सभी साधना से संबंधित संसाधन। जहां तक पैसे और कीमती सामान की बात थी, हमेशा की तरह उन्हें सीधे दान कर दिया गया। ये सब हो जाने के बाद रणबीर ने एक आदेश दिया, रुद्र सेना को सीधे राजपूत प्राचीन कुल की ओर ले गया। जहां तक शर्मा प्राचीन कुल की बात थी, वह आसमान छूती लपटों में समा गया। 6 प्राचीन कुलों में से एक इस प्रकार बुझ गया। ... इस समय राजपूत परिवार प्राचीन कुल में तनाव का माहौल था, क्योंकि उन्हें अभी अभी पता चला था कि अनंत अंधेरा को रणबीर द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये निस्संदेह विस्फोटक खबर थी। अंधार जगत का गरिमा में अधिपति, जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे कुलीन हत्यारे थे, हमेशा दूसरों को मारने वाला रहा था, लेकिन आज वह किसी और द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया था। अगर यह सिर्फ ये खबर होती तो ये राजपूत परिवार को ज्यादा से ज्यादा चौंका देती, लेकिन इससे इतना तनाव नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि खबर मिलने के बाद हर किसी ने तुरंत कुल प्रमुख से संपर्क करने की कोशिश की, केवल यह पाने के लिए कि उनसे किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि कुल प्रमुख के साथ पूर्व देश जाने वाले सभी लोगों की कोई खबर नहीं थी, जैसे कि वे हवा में गायब हो गए हों। एक मूर्ख भी बता सकता था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। कुल प्रमुख और अन्य लोग, क्या उन्हें कुछ हो गया है? एक बुजुर्ग ने अपनी राय रखी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? 30 के दशक में एक आदमी ने बेहद ठंडे लहजे में डांटा। ये राजपूत परिवार का यंग मास्टर प्रताप राजपूत का बेटा संग्राम राजपूत था। युवा कुल नेता, कृपया मुझे माफ करें, मैंने अपनी बारी से बाहर बोला। बुजुर्ग ने तुरंत माफी मांगी। हम्फ, याद रखना, हमारा राजपूत परिवार एक प्रसिद्ध प्राचीन कुल है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। मेरे पिता के इतने सारे एक्सपर्ट्स का नेतृत्व करने के साथ ये पूरे पूर्व देश में झाड़ू फेरने के लिए पर्याप्त है। ये सिर्फ इतना है कि रणबीर संयोग से अनंत अंधेरा को नष्ट करने चला गया, अन्यथा वह बच नहीं पाता। क्या ऐसा है? अचानक एक ठंडी दहाड़ जोर से गूंजी, जिसने तुरंत पूरे राजपूत प्राचीन कुल को हिला दिया। अगले ही सेकंड एक बेमिसाल आकृति अचानक राजपूत परिवार पर उतर आई और एक ही तलवार के वार के साथ रोशनी फूट पड़ी। बूम! पूरी हवेली तुरंत चकनाचूर हो गई। वूश वूश वूश! उड़ती धूल के बीच कई बुजुर्ग दिखाई दिए। उनकी सुरक्षा में संग्राम राजपूत को केवल मामूली चोट आई। कमीने, मेरे राजपूत परिवार में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसकी हुई? संग्राम राजपूत ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और गुस्से में दहाड़ा। रणबीर रायचंद! एक ठंडी आवाज आई, जिसने तुरंत राजपूत परिवार के लोगों का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। रणबीर रायचंद, क्या मजाक है? क्या वह अनंत अंधेरा को नष्ट करने नहीं गया था? वह यहाँ कैसे हो सकता है? संग्राम राजपूत और अन्य लोगों की निगाहें तुरंत स्थिर हो गईं, अंत में एक लंबी और सीधी आकृति पर टिकी। हिस! हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, ये वास्तव में रणबीर था। रुद्रधाम के प्रमुख के रूप में और इतनी सारी बड़ी ताकतों को लगातार नष्ट करने के बाद राजपूत परिवार ने लंबे समय से रणबीर पर ध्यान दिया था, उसकी तस्वीर अनगिनत बार देखी थी। वे उसे कभी गलत नहीं समझेंगे। उनके सामने यह व्यक्ति निश्चित रूप से रणबीर रायचंद था। रणबीर, तुम वास्तव में मौत को दावत दे रहे हो, यहाँ मुसीबत पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि हमारा राजपूत परिवार और शर्मा परिवार, 2 महान प्राचीन कुलों के एक्सपर्ट्स, वर्तमान में तुम्हारे पूर्व देश की ताकतों का सफाया कर रहे हैं? शायद अब तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त सभी मारे जा चुके हैं। संग्राम राजपूत ने कठोरता से कहा, मैं जानता हूं कि राजपूत परिवार और शर्मा परिवार ने लोगों को पूर्व देश भेजा, लेकिन तुमने जो कहा उससे अलग बात यह है कि पूर्व देश अब सुरक्षित और स्वस्थ है, क्योंकि दोनों कुलों के एक्सपर्ट्स मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। रणबीर ने ठंडेपन से कहा, उसके होठों पर मजाक का संकेत था। इन प्राचीन कुल के सदस्यों के चेहरों पर अहंकार पूरी तरह से हास्यास्पद लग रहा था। तुमने क्या कहा? हमारे 2 महान प्राचीन कुलों के एक्सपर्ट सब तुम्हारे द्वारा मारे गए? संग्राम राजपूत का चेहरा तुरंत दहशत से भर गया। क्या ये हो सकता है कि वह अपने पिता और अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा था? इसका कारण यही था। बूम! ये सोचते ही उसका दिल जोर से कांप उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता। 2 महान प्राचीन कुलों ने इतने सारे एक्सपर्ट्स भेजे, वे कैसे मर सकते हैं? तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। संग्राम राजपूत ने तुरंत इनकार किया। रणबीर, चूंकि तुम हमारे राजपूत परिवार में आने की हिम्मत करते हो, मैं संग्राम राजपूत आज निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। आदमियों, इसे मार डालो, उसने तुरंत आदेश दिया। वूश वूश वूश! तुरंत कई बुजुर्ग हरकत में आए, सभी के पास शक्ति देव स्तर की साधना थी। प्रताप राजपूत के अपने आदमियों के साथ जाने के बाद कुल की रक्षा करने वाले यही एकमात्र बचे हुए एक्सपर्ट्स थे।
सचमुच हास्यास्पद रूप से मूर्ख। रणबीर ने तिरस्कार किया, बस इतनी सी ताकत के साथ तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें संग्राम राजपूत नहीं कहा जाना चाहिए, तुम्हें अंधा अहंकारी कहा जाना चाहिए। कमीने, इस यंग मास्टर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे बेरहमी से मार डालो। संग्राम राजपूत गुस्से से पागल हो गया। एक प्राचीन कुल से आने के कारण और युवा कुल नेता होने के नाते बचपन से किसी ने भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की थी। रणबीर का उसका अपमान करना असहनीय था। बूम! रणबीर ने सीधे एक हथेली से वार किया, जैसे कोई बेमिसाल दिव्य ब्लेड। अजेय! बैंग बैंग बैंग! तुरंत कई विस्फोट हुए। हमला करने वाले 3 शक्ति देव स्तर के बुजुर्गों को तुरंत एक भारी झटका लगा। खून की उल्टी करते हुए वे बाहर की ओर उड़ गए। काट डालो! रणबीर अचानक ठंडेपन से चिल्लाया। तलवार की ऊर्जा की लहरें उसके शरीर से उमड़ पड़ी। पफ पफ पफ! 3 शक्ति देव स्तर के बुजुर्गों को उतरने का मौका भी नहीं मिला। उनके शरीर तुरंत तेज तलवार की ऊर्जा द्वारा छलनी की तरह छेद दिए गए, बिल्कुल मरे हुए। हिस! संग्राम राजपूत तुरंत ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। बस पलक झपकते ही 3 शक्ति देव स्तर के बुजुर्ग वास्तव में बस ऐसे ही मारे गए। ये बस अविश्वसनीय था। जल्दी सब लोग! संग्राम राजपूत तुरंत चिल्लाया। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। डर था कि मरने वाला अगला वही होगा। रुद्रसेना! रणबीर तुरंत दहाड़ा। एक पल में अनगिनत काले कपड़े पहने आकृतियां दिखाई दी। उनके शरीर भयानक किलिंग इंटेंट के साथ उमड़ रहे थे। इस जगह को नष्ट कर दो! रणबीर ने उदासीनता से कहा। मारो मारो मारो! घनी रुद्रसेना एक साथ दहाड़ी, आसमान को हिला दिया। अगले ही सेकंड राजपूत परिवार के सदस्य जो हर दिशा से बाहर निकले, रुद्रसेना से सीधे भिड़ गए। इस प्रकार एक नरसंहार शुरू हुआ। अध्याय 443, 2 कुलों का सफाया। शर्मा परिवार के विनाश का उदाहरण सामने था। राजपूत परिवार की किस्मत में भी वही अंजाम लिखा था। रुद्रसेना की ताकत के सामने राजपूत परिवार के कई सौ लोग, जिनके बीच एक भी शक्ति ब्रह्मस्तर का एक्सपर्ट नहीं था, पूरी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। पुच पुच पुच! लोग मरते रहे, खून हर तरफ उड़ता रहा। जल्द ही राजपूत परिवार का घर खून की गंध से भर गया और जमीन कटे हुए अंगों से पड़ गई। इस समय संग्राम राजपूत के चेहरे पर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल अंतहीन डर था। वह हक्का बक्का था। अकेली रुद्रसेना राजपूत परिवार में हर किसी का कत्लेआम कर सकती थी। रणबीर को तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं थी। हार मानने से इनकार करते हुए संग्राम राजपूत ने अपने पिता का फोन फिर से डायल किया। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अन्य लोगों के नंबर डायल किए। उनमें से कोई भी नहीं लग पाया। मेरे पिताजी, क्या वे वास्तव में मर चुके हैं? संग्राम राजपूत ने आखिरकार इस तथ्य पर विश्वास कर लिया। स्थिति को फिर से देखते हुए राजपूत परिवार में कुछ ही जीवित बचे थे। स्विश! उसने तुरंत अपने पैर हिलाए, मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। भागो! उसे तुरंत निकलना था, वरना वह भी मरेगा। पुची! लगभग जैसे ही संग्राम राजपूत हिला, तलवार की ऊर्जा का एक झोंका उड़कर आया और उसका दाहिना पैर तुरंत कट गया। धड़ाम! वह तुरंत एक घुटने पर गिर गया, दर्द से चीखता हुआ। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि रणबीर उसे ठंडी निगाह से घूर रहा है। मैंने गौर किया है कि जब तुम जीत नहीं सकते तो भागना तुम्हारे राजपूत परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा कौशल है। दुर्भाग्य से जिसे मैं मारना चाहता हूं वह कोई नहीं बच सकता। थओड थओड थओड! संग्राम राजपूत ने सीधे माथा टेका। उसका सिर भी खून से बह रहा था। प्रमुख रणबीर, कृपया मुझे जाने दें। राजपूत परिवार का वंश नहीं कट सकता। रणबीर उदासीन लग रहा था, दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। एक पल के बाद संग्राम राजपूत के अलावा राजपूत परिवार का आखिरी व्यक्ति मारा गया। विक्रम रिपोर्ट करने आया। प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए इस साथी को छोड़कर सभी राजपूत परिवार के सदस्यों को निपटा दिया गया है। ऑपरेशन के अगले चरण के साथ जारी रखो, रणबीर ने ठंडेपन से कहा। समझ गया। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया, फिर हाथ लहराया। मेरे साथ इस जगह की तलाशी लो। अगला पल रुद्रसेना के लिए राजपूत परिवार में झाड़ू फेरने का था। इस प्रक्रिया के दौरान संग्राम राजपूत एक घुटने पर बैठा रहा, लगातार माथा टेकता और माफी मांगता रहा। उसका चेहरा खून से धुंधला हो गया था। प्रमुख रणबीर, जब तक आप मेरी जान बख्श देंगे, मैं आपके लिए बैल या घोड़े की तरह काम करूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूं। रणबीर ठंडा बना रहा, बिना किसी प्रतिक्रिया के, जैसे कि संग्राम राजपूत का अस्तित्व ही न हो। जब तक कि 10 मिनट बाद विक्रम टीम का नेतृत्व करके सफाई पूरी नहीं कर लाया। बिल्कुल पहले की तरह सभी साधना संसाधन ले लिए गए और पैसे और अन्य सामान दान कर दिए गए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। आज से राजपूत परिवार को आर्यावर्त से हटा दिया गया है, रणबीर ने ठंडेपन से कहा। जी, विक्रम ने सिर हिलाया, फिर रुद्रसेना का नेतृत्व करते हुए पूरी वापसी शुरू की। धन्यवाद प्रमुख रणबीर, मेरी जान बख्शने के लिए। धन्यवाद प्रमुख रणबीर, मेरी जान बख्शने के लिए।
संग्राम राजपूत अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था, उसका शरीर कांप रहा था। राजपूत परिवार के विनाश से क्या फर्क पड़ता था? जब तक उसे जीने का रास्ता दिया गया था, वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। विक्रम और अन्य लोगों ने मन ही मन सिर हिलाया। ये संग्राम राजपूत शायद प्रमुख का मतलब नहीं समझा। जब प्रमुख ने कहा कि राजपूत परिवार को आर्यावर्त से हटा दिया गया है, तो इसका मतलब था कि वह एक भी व्यक्ति को जाने नहीं देगा। पुची, तभी तलवार की ऊर्जा का एक झोंका बाहर निकला और संग्राम राजपूत के सीने को चीरता हुआ निकल गया। तुम? संग्राम राजपूत की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। तुम्हें अभी मारना केवल इसलिए था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि राजपूत परिवार को कैसे खत्म किया गया। रणबीर ने आखिरकार संग्राम राजपूत को जवाब दिया, लेकिन जिसका संग्राम राजपूत इंतजार कर रहा था वह जीवन नहीं था, बल्कि मौत थी। बैंग! जैसे ही शब्द गिरे, संग्राम राजपूत तुरंत मर गया। उसकी आंखों में तीव्र आक्रोश भरा था। राजपूत परिवार का आखिरी व्यक्ति मर गया। रणबीर बिल्कुल भी नहीं रुका, तुरंत एक फाइटर जेट पर सवार हो गया। सबके जाने के बाद राजपूत परिवार भी आग के समुद्र में समा गया। राजपूत परिवार 6 प्राचीन कुलों में से एक इस प्रकार नष्ट हो गया। कुछ ही घंटों में 2 महान प्राचीन कुल नष्ट हो गए। कोई कल्पना कर सकता था कि एक बार खबर फैलने के बाद ये कैसी सनसनी पैदा करेगा। ... कुछ समय बाद रणबीर दिल्ली पहुंचा और तुरंत आकाश और अन्य लोगों से मिला। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? महर्षि चरणदास बहुत हैरान थे। मैंने पहले ही 2 महान प्राचीन कुलों का सफाया कर दिया है, रणबीर ने जवाब दिया। महर्षि चरणदास के चेहरे पर तुरंत सदमे का भाव आ गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में उसने वास्तव में 2 महान प्राचीन कुलों को नष्ट कर दिया था। ये बस अकल्पनीय था। जो कोई भी आपका दुश्मन बनने की हिम्मत करता है वह अंधा होगा, महर्षि चरणदास ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। चाहे वह अनंत अंधेरा को नष्ट करना हो या 2 महान प्राचीन कुलों को, किसी एक को पूरा करना भी दुनिया को हिला देने वाला माना जाएगा। फिर भी रणबीर ने इसे अकेले पूरा किया था, ये सनसनीखेज था। मुझे विश्वास है कि पूरे साधना लोक में हंगामा मचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, महर्षि चरणदास ने भावना के साथ टिप्पणी की। रणबीर को इस समय इनमें से किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन इसके बजाय वह दृश्य को स्कैन करता रहा। स्वप्ना कहाँ है? वह पूछे बिना नहीं रह सका। प्रमुख, मिस स्वप्ना पहले ही जा चुकी हैं, आकाश ने कहा। चली गई? रणबीर अचानक निराश हो गया। इस बार स्वप्ना और महर्षि चरणदास की बदौलत वह उसे ठीक से धन्यवाद देने के लिए भोजन पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी। क्या उसने कुछ कहा? रणबीर ने हार मानने से इनकार करते हुए पूछा। आकाश ने बार बार सिर हिलाया। ओह रुको, उसने एक बात कही थी। क्या? रणबीर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एकांतवास में जा रही है, आकाश ने रिपोर्ट की। बस इतना ही और कुछ नहीं, रणबीर ने जोर दिया। बस इतना ही, आकाश ने ईमानदारी से जवाब दिया। रणबीर के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। उसने सोचा था कि स्वप्ना ने कुछ महत्वपूर्ण कहा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण अलविदा निकला। मुझे लगता है कि उसकी चोटें काफी गंभीर हैं, अन्यथा वह एकांतवास में नहीं जाती। अफसोस की बात है कि मैं उसे ठीक से धन्यवाद नहीं दे पाया, रणबीर ने माफी मांगते हुए कहा। इसे दिल पर मत लो, उसने बस भारी मात्रा में शारीरिक शक्ति खर्च की और उसकी चोटें वास्तव में प्रबंधनीय हैं। मुझे यकीन है कि थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। उसका व्यक्तित्व बिल्कुल उसके गुरु जैसा है, सीधा, लेकिन उसका दिल अच्छा है। मुझे विश्वास है कि अगर किस्मत में हुआ तो तुम भविष्य में फिर मिलोगे, महर्षि चरणदास ने उसे दिलासा दिया। महर्षि, क्या आप उसके गुरु को जानते हैं? रणबीर ने पूछा। जानने से कहीं ज्यादा, महर्षि चरणदास असहाय होकर मुस्कुराए। और वह कौन है? रणबीर ने तुरंत जिज्ञासा का भाव दिखाया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने पहले कहा था कि मैंने एक दोस्त के साथ एक उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए हर जगह यात्रा करने का समझौता किया था? महर्षि चरणदास ने पूछा। रणबीर की आंखें टिमटिमाईं। क्या ये दोस्त वरिष्ठ गायत्री देवी हैं? महर्षि चरणदास ने सिर हिलाया। ये तो बहुत अप्रत्याशित है, रणबीर ने आश्चर्य से कहा। उस रात जब महर्षि चरणदास ने इसका जिक्र किया था तो वह अपने दिल में बहुत उत्सुक था। महर्षि चरणदास के लिए यह मानना कि उनकी अपनी वर्तमान साधना दूसरे व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकती, वह साधना कितनी ऊंची पहुंच गई होगी। लेकिन उस समय उसके पास और पूछने का मौका नहीं था, इसलिए उसने पूरी शंका को दबा दिया। अब वह आखिरकार समझ गया कि जिस दोस्त की महर्षि चरणदास ने बात की थी वह वास्तव में दिव्य ज्योति आश्रम की प्रमुख गायत्री देवी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने स्वीकार किया कि वह कमतर थे। आखिर अफवाहें थीं कि वरिष्ठ गायत्री देवी शायद पहले ही असली शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच चुकी थीं। अपने आश्चर्य के बाद रणबीर का चेहरा अचानक धुंधला हो गया। महर्षि, वरिष्ठ गायत्री देवी, वह मैं पहले से जानता हूँ। स्वप्ना ने मुझे कुछ बातें बताईं, महर्षि चरणदास ने बात काटी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब मैंने उस समय के समझौते को पूरा किया तो वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं।
विशाल भूलोक में जीवन क्षणभंगुर है, फिर से मिलना पहले से ही एक अंतिम विदाई है। कितने अफसोस की बात है, आर्यावर्त ने भी एक पीक एक्सपर्ट खो दिया है। अध्याय 444 प्राचीन लोक। इन शब्दों को सुनकर रणबीर की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आखिरकार इसकी पुष्टि हो गई। वरिष्ठ गायत्री देवी वास्तव में असली शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन वह भी भावना के साथ आह भरने से नहीं रोक सका। इतनी शक्तिशाली एक्सपर्ट बस ऐसे ही गुजर गईं। आज नहीं तो कल मैं स्वर्ग संस्था को नष्ट कर दूंगा, रणबीर ने ठंडेपन से कहा। न केवल गायत्री देवी का बदला लेने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि इस बार दो महान प्राचीन कुलों की कार्रवाइयों को उकसाने के पीछे स्वर्ग संस्था थी। अगर उसने पहले से तैयारी नहीं की होती तो दो महान प्राचीन कुल सफल हो जाते। स्वर्ग संस्था एक बहुत मजबूत शक्ति है, महर्षि चरणदास ने गंभीरता से कहा। रणबीर बोलने ही वाला था, चाहे स्वर्ग संस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अब जबकि दुश्मनी सबके सामने थी, या तो वह या स्वर्ग संस्था इस दुनिया से गायब हो जाने चाहिए। हालांकि अगर तुम कार्रवाई करते हो तो मुझे बताना याद रखना, महर्षि चरणदास ने जारी रखा। रणबीर थोड़ा चौंका और तुरंत अपने शब्द निगल गया। स्वर्ग संस्था को मजबूत जानते हुए भी कार्य करने को तैयार रहना महर्षि चरणदास वास्तव में सराहनीय थे। महर्षि, मुझे कुछ बातें पता चली जब मैंने इस बार अनंत अंधेरा को नष्ट किया, और मैं आपसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ, रणबीर ने कहा। ठीक है, महर्षि चरणदास ने सिर हिलाया। रणबीर ने तुरंत विक्रम से एक चाय घर बुक कराया। एक पल बाद रणबीर और महर्षि चरणदास चाय घर के एक निजी कमरे में एक साथ बैठे थे। रणबीर ने महर्षि चरणदास को वह सब कुछ बताया जो अनंत सम्राट ने कबूला था। अनंत अंधेरा वास्तव में अंधार जगत का एकमात्र अधिपति नहीं है। महर्षि चरणदास हैरान दिखे। हाँ, जब मैंने पहले लोगों से अनंत अंधेरा की जांच कराई थी तो मुझे इन रहस्यों का पता नहीं चला था। रणबीर ने सिर हिलाया। तो मैं देखना चाहता था कि क्या महर्षि जानते हैं कि इस नवमंडल की पृष्ठभूमि क्या है। चूंकि नवमंडल इतना शक्तिशाली है कि वह अनंत अंधेरा को अपने लिए काम करा सकता है, नवमंडल के पीछे का अस्तित्व कल्पना से परे मजबूत होने की संभावना है। मेरी वर्तमान समझ के आधार पर हमारे आर्यावर्त के भीतर कोई भी शक्ति विवरण में फिट नहीं बैठती है। पश्चिमी साधना लोक में सबसे मजबूत स्वर्ग संस्था है, लेकिन स्वर्ग संस्था ने पहले ही देवलोक का समर्थन किया है, इसलिए यह उनके होने की संभावना नहीं है, महर्षि चरणदास ने विश्लेषण किया। संप्रदाय प्रमुख महर्षि चरणदास, क्या नवमंडल के पीछे की शक्ति एलियंस द्वारा ब्लू स्टार पृथ्वी पर लगाया गया कोई बेस हो सकती है? विक्रम ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। रणबीर का चेहरा तुरंत काला हो गया। क्या तुम बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में देख रहे हो? रुको, महर्षि चरणदास अचानक बोले। उनके गंभीर हाव भाव देखकर रणबीर का दिल धड़कने लगा। क्या ये वास्तव में एलियंस से संबंधित हो सकता है? महर्षि चरणदास ने रणबीर के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन खुद से कहा, विक्रम की बातों ने मुझे याद दिला दिया। क्या नवमंडल के पीछे का अस्तित्व प्राचीन लोक से संबंधित हो सकता है? ये प्राचीन लोक क्या है? ये पहली बार था जब रणबीर ने इसके बारे में सुना था। यह एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। ऐसा कहा जाता है कि अनगिनत साल पहले शक्तिशाली साधना वाले लोगों का एक समूह कुछ ही अस्तित्वों की खोज में प्राचीन लोक में गया था और अंत में वहीं बस गया, अब तक फल फूल रहा है। रणबीर उलझन में था। प्राचीन लोक किसने बनाया? क्या ये ब्लू स्टार का है? बेशक ये ब्लू स्टार का है, बस यह है कि इसका स्थान काफी रहस्यमय है और आम लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल है, जैसे एक सीक्रेट रियल्म। लेकिन प्राचीन लोक की उत्पत्ति एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो ऐसी बात है, रणबीर ने सिर हिलाया। उस स्थिति में क्या अब भी प्राचीन लोक में लोग रह रहे हैं? हाँ, कुछ उन पहले लोगों के वंशज हैं जो वहां गए थे और अन्य बाद की पीढ़ियों में लगातार वहां गए हैं। कुल संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है जितनी कोई कल्पना कर सकता है। कहा जाता है कि वहां अभी भी प्राचीन शहर और साधना के समय की कई प्राचीन इमारतें हैं। बाहरी दुनिया के विपरीत वे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं, महर्षि चरणदास ने परिचय दिया। संप्रदाय प्रमुख, ये जगह बहुत अनोखी लगती है। आप हमें इसे देखने कब ले जाएंगे? विक्रम उम्मीद से भरा था। प्राचीन लोक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बस जा सको। यहां तक कि मुझे भी मौका नहीं मिला है, महर्षि चरणदास हंसे। मूल निवासी इसकी अनुमति नहीं देंगे? रणबीर ने पूछा। यह इसका हिस्सा है। तुम प्राचीन लोक को एक निश्चित भूमि के रूप में सोच सकते हो जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। न केवल अंदर के लोग बाहरी दुनिया से बहुत सावधान हैं, बल्कि कुछ शक्तिशाली साम्राज्य भी प्राचीन लोक की रक्षा के लिए लोगों को भेजने की पहल करेंगे। जब तक तुम्हारे पास न हो या अंदर से किसी ने आमंत्रित न किया हो, तुम मूल रूप से प्रवेश नहीं कर सकते, महर्षि चरणदास ने समझाया। ये सुनकर रणबीर ने आश्चर्य का भाव दिखाया। तो हमारा आर्यावर्त प्राचीन लोक की रक्षा के लिए भी लोगों को भेजता है? महर्षि चरणदास ने कहा। रणबीर ने गहरी सांस ली। यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था।
क्या मैं पूछ सकता हूँ महर्षि, क्या प्राचीन लोक में रहने वाले लोगों के साधना स्तर बहुत शक्तिशाली हैं? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन लोक में जाने वाले लोगों का पहला समूह दुनिया में सबसे मजबूत था और उसने पीछे एक पूरी विरासत छोड़ी। इसलिए प्राचीन लोक में योद्धाओं की साधना बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। हालांकि ये बहुत अपमानजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन लोक भी साधना लोक के दायरे में आता है। महर्षि चरणदास ने कहा, उस स्थिति में 80% संभावना है कि नवमंडल प्राचीन लोक से आता है। रणबीर ने कहा, उस समय अनंत सम्राट ने कहा था कि नवमंडल एक शक्तिशाली जगह से आया है। चूंकि यह एक जगह है और यह बहुत शक्तिशाली है, केवल प्राचीन लोक ही फिट बैठता है। इसके अलावा प्राचीन लोक की विशिष्टता और बाहरी दुनिया के साथ इसकी बातचीत की कमी के कारण ये और भी अधिक समझ में आता है कि वे अपनी पहचान प्रकट किए बिना अंधार जगत में नवमंडल लगाएंगे। विक्रम, नवमंडल की विस्तृत पृष्ठभूमि की जांच करो, जितना हो सके पता लगाओ, रणबीर ने आदेश दिया। जी। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। हालांकि उसे अभी के लिए नवमंडल का दुश्मन नहीं माना जा सकता था, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना हमेशा सही था। आखिरकार रणबीर ने अनंत अंधेरा को नष्ट कर दिया था और अनंत अंधेरा नवमंडल का साझीदार था। इसके अलावा उसने वह नक्शा प्राप्त कर लिया था जो अनंत अंधेरा के पास था, जो संयोग से कुछ ऐसा था जिसे नवमंडल महत्व देता था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दूसरा पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि यह अभी निश्चित नहीं था कि नवमंडल प्राचीन लोक से आया है। महर्षि चरणदास से प्राचीन लोक के अस्तित्व के बारे में जानना एक अप्रत्याशित लाभ था। रणबीर को अचानक लगा कि यह दुनिया उससे कहीं अधिक व्यापक है जब वह आर्यावर्त का कमांडर था, जिसमें बहुत सारे अज्ञात अस्तित्व थे। वैसे महर्षि, आपने पहले कहा था कि प्राचीन लोक में प्रवेश करने वाले लोगों का पहला समूह कुछ ईथर अस्तित्वों की तलाश में था। आपका क्या मतलब था? अमृतशक्ति स्तर। रणबीर का सिर अचानक चकरा गया। क्या कोई वास्तव में एक निश्चित साधना स्तर तक पहुंचने के बाद अमृतशक्ति प्राप्त कर सकता है? हाँ, महर्षि चरणदास दिल खोलकर हंसे। यही कारण है कि यही ईथर है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का विकास, सभी चीजों का विकास और क्षय, ब्रह्मांड बहुत अद्भुत है। केवल खुद साधना के अंत तक पहुंचकर ही तुम जान पाओगे कि सब कुछ मौजूद है या नहीं। मैं समझ गया। रणबीर ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। चाय घर में थोड़ी और बातचीत करने के बाद वे दोनों खड़े हो गए। चूंकि अब और कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर महर्षि चरणदास शान से चले गए। रणबीर ने सम्मानपूर्वक महर्षि चरणदास को विदा किया और फिर घर लौट आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने पहले अनन्या को एक मैसेज भेजा, दरवाजा खोलो और देखो। लगभग 1 मिनट से भी कम समय में दरवाजा खुला। अनन्या शर्मा ने दरवाजे पर रणबीर को देखा और तुरंत खुशी से रो पड़ी, फिर आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम बदमाश, तुमने वापस आने पर मुझे सीधे बताया भी नहीं। मैं चिंता से मर रही थी। क्या मैं सुरक्षित वापस नहीं आया? रणबीर मुस्कुराया और धीरे से अनन्या की पीठ थपथपाए। अध्याय 445, साधना लोक में भूचाल। पापा। रूही भी उसके साथ बाहर आए और खुशी से चिल्लाए, मेरी प्यारी बच्ची। रणवीर ने रूही को अपनी बाहों में उठा लिया। अपने परिवार के साथ मिलकर रणवीर हमेशा एक सुकून भरी गर्माहट में लिप्त जाता था। उसकी सारी चिंताएं हवा हो जाती थीं। यह उसका सबसे सुकून भरा समय था। अनन्या बहुत समझदार थी और उसने रूही के सामने कुछ नहीं पूछा। रात में जब रूही सो गई, तब दोनों लिविंग रूम में बैठे और अनन्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। रणवीर, क्या तुमने अनंत अंधेरा को इतनी जल्दी नष्ट कर दिया? रणवीर ने अनन्या को सब कुछ विस्तार से बताया, जिसमें 4 महान सम्राटों का वध भी शामिल था। ये सुनकर अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। रणवीर, तुम सच में कमाल हो। तुमने न केवल अनंत अंधेरा को मिटा दिया, बल्कि 4 महान सम्राटों को भी मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि आज इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है और 4 महान साम्राज्यों के सम्राट सार्वजनिक रूप से कुछ रहस्यों को स्वीकार कर रहे हैं। ये सब असल में तुम्हारा किया धरा था। उन्होंने खुद अपनी मुसीबत को न्योता दिया था। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो जब वे अंततः अपनी चाल चलते तो भारी संख्या में सैनिक और कई निर्दोष नागरिक मारे जाते। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सच है। अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत चिंता जताते हुए कहा, तुमने 4 महान सम्राटों को मार दिया। क्या होगा अगर ये 4 महान साम्राज्य कोने में दबने के बाद हताशा में कोई खौफनाक कदम उठा लें? रणवीर तुरंत हल्का सा हंसा। अगर उनमें 100 गुना हिम्मत भी आ जाए तो भी वे ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय 4 महान साम्राज्यों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने शायद गुप्त रूप से अपने दूत इंद्रप्रस्थ भेज भी दिए होंगे। अनन्या ने तुरंत खबरें चेक की और देखा कि 4 महान साम्राज्यों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसा कुछ भी आयोजित करने का कोई संकेत नहीं था, मानो ये घटना कभी हुई ही न हो। यही बेहतर है कि वे कोई लापरवाही न करें, वरना इसका खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। अनन्या ने आह भरी। अनन्या, तुम बहुत दयालु हो, रणवीर ने कहा। तो क्या तुम्हें बुरी औरतें पसंद हैं? अनन्या ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो।
रणवीर ने बड़े प्यार से कहा, मुझे यकीन है कि तुम किसी और को पसंद करने की हिम्मत भी नहीं करोगे, वरना एक बार मेरी साधना मजबूत हो जाए तो मैं तुम्हें पक्का कड़ा सबक सिखाऊंगी। अनन्या ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तब तो मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें साधना करना सिखाता ही नहीं। रणवीर ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम यह इशारा कर रहे हो कि तुम किसी और को पसंद करोगे? अनन्या ने तुरंत सवाल दाग दिया। हे भगवान, एक औरत के साथ बात करना तो हर मोड़ पर जाल से भरा होता है। रणवीर केवल तुरंत सफाई दे सकता था, मैं इस जन्म में केवल तुम्हें ही प्यार करूंगा। ओह, तो तुम मुझे अगले जन्म में प्यार नहीं करोगे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर पूरी तरह से असहाय था। तभी उसके होठों के कोने पर अचानक एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने अचानक अनन्या को अपने नीचे दबोच लिया। आह, तुम क्या कर रहे हो? अनन्या ने घबराहट में पूछा। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम बाज नहीं आओगी। जैसे ही रणवीर के शब्द गिरे वह सीधे नीचे झुक गया। वह किसी चट्टान की तरह अनन्या पर छा गया, जिससे उसके मुंह से तुरंत हल्की सिसकियां निकल गईं। जल्दी ही कमरा एक खूबसूरत मंजर से भर गया। काफी देर बाद अनन्या रणवीर की बाहों में सिमटी हुई थी। रणवीर, आखिर उस नवमंडल का क्या माजरा है जिसका तुमने जिक्र किया था? रणवीर ने महर्षि चरणदास से मिली जानकारी अनन्या के साथ साझा की। प्राचीन लोक जैसी जादुई जगह वास्तव में मौजूद है। अनन्या बेहद हैरान थी। रणवीर की तुलना में उसे दुनिया की विशालता का एहसास और भी ज्यादा हुआ। आखिर वह पहले एक साधारण इंसान थी और रणवीर के साथ रहने के बाद ही उसे दुनिया की गहरी समझ मिली थी। ये जानकर कि आम लोगों की भूलोक के अलावा एक अंधार जगत और साधना लोक भी है, और अब एक प्राचीन लोक भी सामने आ गया था। ये काफी चमत्कारिक था। मुझे भी पहले इस जगह के बारे में नहीं पता था। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, एक छोटी बिल्ली की तरह सीधी सादी। अगली सुबह जल्दी अनन्या और रूही को विदा करने के बाद रणवीर ने अग्नि को सूचित किया। एक पल बाद अग्नि चंद्रभागा विला में प्रकट हुई। अग्नि, छाया संप्रदाय के लोगों से पता लगवाओ कि यह स्थान कहाँ है। रणवीर ने फिर 3 नक्शे निकाले। जी, अग्नि ने वादा किया और पल भर में गायब हो गई। अगले कुछ दिन शांत रहे। हालांकि साधना लोक एक उबलते हुए बर्तन की तरह था। शर्मा परिवार और राजपूत परिवार, 2 महान प्राचीन कुलों के विनाश की खबर पहले ही फैल चुकी थी। आर्यावर्त के साधना लोक में तुरंत भारी लहरें उठ गईं। एक भव्य प्राचीन कुल, हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहने वाला एक भयानक वजूद, ठाकुर मठ जैसी शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मेहता परिवार का पिछला विनाश ही दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था, लेकिन अब जब 2 और प्राचीन कुल मिटा दिए गए थे तो इसने सीधे साधना लोक में आग लगा दी। हर तरफ अटकलें लगाई जा रही थीं। आखिर वह कौन था जिसने ये कदम उठाया? जब तक कि कुछ ही देर बाद एक और उतनी ही धमाकेदार खबर नहीं फैल गई। 2 महान प्राचीन कुलों के नष्ट होने से पहले उन्होंने कुल 40 विशेषज्ञों को भेजा था, और यहाँ तक कि उनके कुल प्रमुख भी निकले थे। वे एक साथ दिल्ली में घुस आए थे, इस भ्रम में कि वे पूर्व देश में रणवीर की ताकतों का सफाया कर देंगे। अंत में उन सभी का रणवीर द्वारा संहार कर दिया गया। 40 विशेषज्ञ, उनमें से सबसे कमजोर भी शक्ति देव स्तर में थे। एक भी जीवित नहीं बचा। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि इन 40 लोगों में कथित तौर पर 3 अर्धशक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ थे। अर्धशक्ति अधिपति, वह कैसा आकाश विरोधी अस्तित्व था। एक साधारण योद्धा के लिए शक्ति देव स्तर तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल होता है, लेकिन शक्ति देव स्तर के ऊपर एक शक्ति ब्रह्म स्तर भी है, जो शक्ति देव स्तर को पूरी तरह से कुचल देता है। और केवल जब शक्ति ब्रह्म स्तर को अपनी सीमा तक धकेला जाता है तभी कोई अर्धशक्ति अधिपति स्तर तक पहुंचता है। जो इस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं वे सभी सच्चे अद्भुत प्रतिभाएं हैं। पूरे आर्यावर्त में इस स्तर तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। शक्तिशाली पश्चिमी साधना लोक में भी यही सच है। फिर भी एक ही दिन में 3 अर्धशक्ति अधिपति रणवीर द्वारा मारे गए, ये तो बस अनसुना था। चूंकि इन विशेषज्ञों को मारने वाला रणवीर ही था, इसलिए ये लगभग स्पष्ट था कि 2 महान प्राचीन कुलों का सफाया किसने किया था। वह और कोई नहीं बल्कि रणवीर रायचंद था। हे भगवान, एक रणवीर ने लगातार 3 प्राचीन कुलों को नष्ट कर दिया है, और यहाँ तक कि कई अर्धशक्ति अधिपति भी उसके हाथों मारे गए हैं। वह आखिर किस स्तर तक पहुंच गया है? वह इतना भयानक क्यों है? अनगिनत लोग ऐसे सदमे में चिल्ला उठे। कुछ ने तो कयास भी लगाए, क्या रणवीर ने पहले ही अर्धशक्ति अधिपति स्तर को तोड़ दिया है और सच्चे शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच गया है? एक बार यह अटकल सामने आई तो साधना लोक और भी अस्थिर हो गया। अधिपति शब्द सरल और स्पष्ट है, जिसका कोई अन्य विशेष अर्थ नहीं है। एक बार जब इस स्तर पर पहुंचा जाता है तो व्यक्ति दुनिया में अकेला चलता है, आकाश के शिखर पर खड़ा होता है। इस स्तर तक पहुंचने वालों के लिए लोगों के पास यही सबसे उपयुक्त वर्णन है। लेकिन वर्तमान आर्यावर्त के साधना लोक को देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास वास्तव में ये ताकत है,
दिव्य ज्योति आश्रम की प्रमुख गायत्री देवी। उन्हें साधना लोक द्वारा आर्यावर्त में वर्तमान सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिन्हें दिव्य ज्योति की अमर का खिताब दिया गया है। लेकिन फिर भी बाहरी लोग केवल अनुमान लगाते हैं कि गायत्री देवी शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच चुकी हैं। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है। लेकिन अब रणवीर के बारे में अनगिनत साधकों ने यकीन के साथ बात की, ये पुष्टि करते हुए कि वह निश्चित रूप से शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच गया है। नहीं तो वह इतने सारे विशेषज्ञों को कैसे मार सकता था और प्राचीन कुलों की नींव को भी समतल कर सकता था। इसके अलावा एक और बात है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। रणवीर द्वारा 2 महान प्राचीन कुलों को नष्ट करने से पहले उसने अनंत अंधेरा को भी समतल कर दिया, जो अंधार जगत का अधिपति था और जिसकी ताकत कम से कम एक प्राचीन कुल के करीब थी। अंधार जगत का सफाया करना और एक ही दिन में 2 प्राचीन कुलों को नष्ट करना, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। रणवीर रायचंद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए काफी है। कभी रुद्रधाम भूलोक में केवल नंबर 1 शक्ति था, लेकिन अब रणवीर की रखवाली के साथ रुद्रधाम साधना लोक में जगह बनाने के लिए पूरी तरह से योग्य है, और वह भी शीर्ष स्थान पर। अध्याय 446 निमंत्रण। इस बीच सुदूर पश्चिमी भूमि में एक शानदार प्राचीन किले में एक गंभीर आभा फैली हुई थी। आदरणीय देवराज, शर्मा परिवार और राजपूत परिवार, 2 महान प्राचीन कुल, विफल हो गए हैं। विशाल किले के हॉल के केंद्र में एक लंबी पोशाक पहने एक बुजुर्ग खड़ा था। वह स्वर्ग संस्था के 4 मध्यस्थों में से एक था। जैसे ही उसने ये रिपोर्ट दी, उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं, सामने सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। किले के हॉल के अंत में एक तारा मानचित्र हल्की रोशनी बिखेर रहा था। तारा मानचित्र के ठीक केंद्र में एक व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। तारा मानचित्र द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ने उसके शरीर को ढका हुआ था, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय आभा निकल रही थी। क्या बेकार कचरा है। 2 प्राचीन कुल एक साथ चले और फिर भी रणवीर से निपट नहीं सके। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा आंक लिया था, देवराज ने ठंडे स्वर में कहा। 2 महान प्राचीन कुलों का बहुत कमजोर होना एक पहलू है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि अनंत अंधेरा बहुत जल्दी नष्ट हो गया और उसने पहले से ही विशेषज्ञों को दिल्ली की रक्षा के लिए तैनात कर दिया था। मध्यस्थ ने समझाया। मुझे असफलता के इतने बहाने मत दो, देवराज ने बर्फीले स्वर में कहा। क्षमा करें देवराज, यह मामले को संभालने में मेरी कमी थी। मध्यस्थ तुरंत झुक गया। उसका चेहरा बेहद तनावपूर्ण था। जिसका वह सामना कर रहा था वह स्वर्ग का शासक था, जिसके पास भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को पलट सकती थी। अनंत अंधेरा नष्ट हो गया है, क्या नवमंडल की ओर से कोई हलचल नहीं है? देवराज ने ठंडे स्वर में पूछा। देवराज को रिपोर्ट कर रहा हूँ, नवमंडल फिलहाल शांत है, मध्यस्थ ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैंने अंधार जगत में देवलोक को विशेष रूप से नवमंडल पर नजर रखने के लिए लगाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शांत होंगे। उन्होंने अनंत अंधेरा के नष्ट होने पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। वास्तव में अजीब है, देवराज ने मन ही मन सोचा। निगरानी रखना जारी रखें। एक पल बाद एक आवाज गूंजी। जी, मध्यस्थ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। धीरे धीरे किले से बाहर पीछे की ओर हटा। बाहर पहुंचने के बाद ही उसने राहत की एक गहरी सांस ली। उसे पता भी नहीं चला और उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। केवल देवराज का दबाव ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति झेल सके। ... पूर्व देश दिल्ली। रणवीर को बाहरी उथल पुथल की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल विभिन्न ताकतों की गतिविधियों पर नजर रखवा रहा था। धाम प्रमुख, सभी ताकतें शांत हैं। 2 महान प्राचीन कुलों और अनंत अंधेरा के नष्ट होने के बाद जो कोई भी इस समय कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा वह मौत को न्योता देगा। विक्रम ने रिपोर्ट दी। हम, रणवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि 4 महान साम्राज्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पहले ही नए सम्राट चुन लिए हैं और तुरंत मीडिया को आर्यावर्त की यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वे शायद बुरी तरह डरे हुए हैं। विक्रम ने बात जारी रखी। ये सुनकर रणवीर ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। 2 दिन पहले इंद्रप्रस्थ से एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि 4 महान साम्राज्यों ने अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए गुप्त रूप से लोगों को वहां भेजा था। इसके लिए उन्होंने आर्यावर्त के लिए अनुकूल कई अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए, जो आत्मसमर्पण का ही दूसरा रूप था। 4 महान साम्राज्यों के पिछले सम्राट मारे गए। ऐसा लगता है कि इसका उन पर कुछ निवारक प्रभाव पड़ा है। हालांकि इन साम्राज्यों में हमेशा ईमानदारी की कमी रही है, इसलिए हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्या मुझे उन पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? विक्रम ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, यह अब हमारे प्रबंधन के भीतर नहीं है। इंद्रप्रस्थ इसे संभालेगा। रणवीर ने सिर हिलाया। समझ गया। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। हालांकि रुद्रधाम के इन लोगों को अभी भी रुद्र सेना कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे अब आर्यावर्त के आधिकारिक तंत्र का हिस्सा नहीं थे। ... अगले 2 दिनों तक रणवीर ने अपना समय अपने परिवार के साथ बिताया।
रोहाना ग्रुप पहले ही सही रास्ते पर आ गया था और अनन्या अब इतनी व्यस्त नहीं थी, इसलिए उसने घर पर अधिक समय बिताया। वे दोनों अक्सर रूही को खेलने के लिए बाहर ले जाते थे और उन्होंने शंकर काका और मोहनलाल शर्मा से मिलने के लिए भी समय निकाला। हरिशिखर विला में विला का निर्माण भी जोरों पर था। इस दिन एक बिजनेस वैन अचानक चंद्रभागा विला के प्रवेश द्वार पर रुकी। फिर एक चांदी जैसे बालों वाला बुजुर्ग कार से बाहर निकला। उसने भूरे सफेद रंग का लंबा चोगा पहना था और वह हड्डियों का ढांचा मात्र था, फिर भी उससे एक घनी आभा निकल रही थी, मानो उसके भीतर बेजोड़ ऊर्जा समाहित हो जो एक बार फूटने पर विनाशकारी होगी। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने संक्षेप में अपने परिवेश का जायजा लिया, फिर 2 कदम आगे बढ़ा। उसका शरीर असाधारण रूप से हल्का था, जिससे कोई आवाज नहीं हुई। डिंग लिंग लिंग, उसी हिसाब से दरवाजे की घंटी बजी। वूश, विक्रम की आकृति तुरंत प्रकट हुई, दूसरे पक्ष को सावधानी से घूरते हुए। तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये रणवीर रायचंद का घर है ना? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने हल्के स्वर में पूछा। तुम कौन हो? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखते हुए ये सही होना चाहिए। मैं यहाँ एक निमंत्रण देने आया हूँ। बुजुर्ग के बोलने के बाद उसने एक निमंत्रण पत्र पेश किया। कृपया धाम प्रमुख रणवीर से कहें कि उन्हें नियुक्ति में अवश्य शामिल होना चाहिए। जैसे ही शब्द गिरे, उसने थोड़ा सिर हिलाया और कार की ओर चल दिया। तुम आखिर हो कौन? विक्रम ने अपना शरीर हिलाया, तुरंत दूसरे पक्ष का रास्ता रोक दिया। बिना पहचान बताए अचानक आकर निमंत्रण देना, इसकी स्पष्ट जांच होनी ही थी। मैं निमंत्रण के लिए केवल एक संदेशवाहक हूँ। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कृपया एक तरफ हट जाएं, महाशय, बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो आज तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। विक्रम की आभा तेज और कठोर थी। धड़ाम, बुजुर्ग के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूटी, जो पहाड़ की बाढ़ की तरह बह निकली। इतना ताकतवर, विक्रम के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। बस इस आभा को महसूस करके वह जान गया कि दूसरा पक्ष एक शीर्ष विशेषज्ञ था। यदि आप मेरी पहचान जानना चाहते हैं तो बस ये निमंत्रण अपने धाम प्रमुख को दे दें, बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। उसने सीधे हमला नहीं किया बल्कि कार की ओर चल दिया। चूंकि दूसरे पक्ष ने लिहाज किया था, इसलिए विक्रम के लिए उसे फिर से जबरन रोकना ठीक नहीं था। उसने दूसरे पक्ष को जाते पूरे ठंडेपन से देखा, फिर अपने हाथ में निमंत्रण को देखा। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या लिखा है। कोई है, आओ, विक्रम ने तुरंत चिल्लाया। वूश वूश, पल भर में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। कृपया आदेश दें, नाग राजा विक्रम। उस कार का पीछा करो, पता न चलने पाए। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो, विक्रम ने आदेश दिया। जी। दोनों अधीनस्थों ने सहमति व्यक्त की और जल्दी से गायब हो गए। उसी क्षण एक नीली बेंटले दूर से आती दिखाई दी। ये रणवीर और उसकी पत्नी रूही के साथ लौट रहे थे। धाम प्रमुख, आप बिल्कुल सही समय पर लौटे हैं। किसी ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है, विक्रम ने जल्दी से कहा। किसने भेजा? रणवीर ने पूछा। दूसरे पक्ष ने मुझे नहीं बताया, विक्रम ने पूरी स्थिति बताई। ऐसा लगता है कि वह शक्ति ब्रह्म स्तर का विशेषज्ञ है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। रणवीर, ये कौन हो सकता है? अनन्या ने भी जिज्ञासा से पूछा। मुझे नहीं पता, रणवीर ने सिर हिलाया, फिर निमंत्रण खोला। कृपया धाम प्रमुख रणवीर आज रात 8 बजे चंद्र दर्शन मंडप में एक सभा के लिए आएं। हस्ताक्षर प्राचीन खंडहर। रणवीर की आंखों में अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि 2 शब्द प्राचीन खंडहर थे। इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष को पता था कि उसके पास नक्शा है और वह भी इस जगह पर जाना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे बैठक में लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्या उस बुजुर्ग ने यह नहीं कहा था कि निमंत्रण खुलने के बाद हमें उनकी पहचान पता चल जाएगी? अंत में कोई नाम भी नहीं है। उसने हमारे साथ खेल खेला, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि दूसरा पक्ष कौन है? अनन्या ने अचानक पूछा। मुझे थोड़ा शक है, लेकिन मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ, रणवीर ने कहा। कौन? विक्रम और अनन्या दोनों अविश्वसनीय रूप से उत्सुक थे। मेरे जाने के बाद पता चल जाएगा, रणवीर ने कहा, क्योंकि वह भी अभी 100% निश्चित नहीं था। इससे विक्रम और अनन्या और भी उत्सुक हो गए। एक शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ से निमंत्रण भिजवाने के लिए मुख्य व्यक्ति की पहचान कितनी मजबूत होगी। ठीक है, अभी इसके बारे में चिंता मत करो, चलो पहले खाना खाते हैं, रणवीर ने कहा। रात के खाने के ठीक बाद विक्रम ने तुरंत रणवीर को ढूंढ लिया। धाम प्रमुख, उस बुजुर्ग के यहाँ से जाने के बाद मैंने लोगों को उसके पीछे भेजा। वह सीधे चंद्र दर्शन मंडप गया और तब से बाहर नहीं आया है। चंद्र दर्शन मंडप अर्धचंद्र झील के बीच में एक द्वीप पर है, वहां प्रवेश करना और जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल है, विक्रम ने कहा। अध्याय 447 उनकी पहचान। लगता है वे बस मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, रणवीर बड़बड़ाया, फिर उसने आदेश दिया। मुझे चंद्र दर्शन मंडप ले चलो। जी सर। नागराजा विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट करने में देर नहीं की।
क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अनन्या ने पूछा। रणवीर ने कोमल मुस्कान दी। चिंता मत करो, दिल्ली में कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। रूही को सुला दो, फिर अपना ख्याल रखना, अनन्या ने जोर देकर कहा। रखूंगा, रणवीर ने सिर हिलाया, गाड़ी में बैठा और निकल गया। आधे घंटे बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उसने सामने देखा, पानी की एक विशाल चादर। यह अर्धचंद्र झील थी, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक विशाल प्राकृतिक झील। इसके केंद्र में एक द्वीप भरा हुआ था, जिसके ऊपर एक मंडप था, चंद्र दर्शन मंडप। 8 शताब्दियों पुराना, यह क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों में गिना जाता था। सुएश 2 आकृतियां प्रकट हुईं और सम्मानपूर्वक झुकीं। प्रणाम धाम प्रमुख। प्रणाम नाग राजा विक्रम। वे रुद्रधाम के कार्यकर्ता थे जिन्हें लक्ष्य पर नजर रखने के लिए सौंपा गया था। क्या स्थिति है? विक्रम ने पूछा। रिपोर्ट कर रहे हैं नागराजा, दुश्मन हिला नहीं है, अभी भी द्वीप पर है। कोई बाहर नहीं गया है और द्वीप की हर नाव वापस बुला ली गई है। नावें क्यों हटाईं? विक्रम ने भौहें सिकुड़ी। वे मेरी ताकत को आंकना चाहते हैं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। लानत है, ये लोग चालबाज हैं, विक्रम बड़बड़ाया। धाम प्रमुख, क्या मैं कोई नाव ढूंढूं? जरूरत नहीं है, अगर वे तमाशा चाहते हैं तो उन्हें देखने दो। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि रणवीर ने झील पर कदम रखा। पानी में एक भी लहर नहीं उठी और चंद्र दर्शन मंडप की ओर बढ़ चला। पलक झपकते ही वह दर्जनों गज दूर था। घेरा बनाए रखो, विक्रम ने आदेश दिया, फिर पीछे चल दिया। रणवीर के विपरीत उसने अपनी प्राण शक्ति का हर कतरा छोड़ दिया, अपने शरीर को लपेट लिया ताकि वह पानी पर चल सके। चंद्र दर्शन मंडप के अंदर एक संयमित दिखने वाला व्यक्ति चाय की मेज पर बैठा था, खिड़की से झील की ओर देख रहा था। तो उसने अचानक पूछा, युवा स्वामी, मैं उसकी साधना को नहीं पढ़ सकता। वह कोई प्राण शक्ति बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। उसका शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे अब निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसके पास वह चांदी के बालों वाला बुजुर्ग खड़ा था जिसने निमंत्रण दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अनंत अंधेरा और 2 महान प्राचीन कुलों को मिटा दिया। वह व्यक्ति बड़बड़ाया। फिर लगता है उसने शक्ति अधिपति स्तर में प्रवेश कर लिया है। कहना मुश्किल है, बुजुर्ग ने उत्तर दिया। अगर उसने ऐसा किया है तो ये परेशानी का सबब होगा, उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। कुछ ही पलों में रणवीर ने सैकड़ों गज की दूरी तय की और द्वीप पर पहुंच गया। ताली ताली ताली, मंडप से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। रणवीर ने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की रेलिंग पर एक आदमी खड़ा था, लगभग 30 साल का, तलवार जैसी सीधी भौहें, स्थिर आभा। उसने नीचे मुस्कुराते हुए देखा, जैसा कि रुद्रधाम प्रमुख से उम्मीद थी। शानदार। तुमने निमंत्रण भेजा था? रणवीर ने पूछा। बिल्कुल, कृपया मेरे साथ शामिल हों, धाम प्रमुख रणवीर, उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वूश, रणवीर ने हरकत की। पल भर में वह तीसरी मंजिल पर खड़ा था। एक अदृश्य दबंग आभा ने जगह को ढक लिया। तभी विक्रम पहुंचा, तीसरी मंजिल की ओर भागते हुए। उसने चांदी के बालों वाले बुजुर्ग पर एक कड़ी नजर डाली, वही जिसने निमंत्रण दिया था। कृपया बैठें, आदमी ने इशारा करते हुए कहा। रणवीर ने चाय की मेज के सामने वाली कुर्सी ले ली। एक महिला फिगर हगिंग ड्रेस पहने चाय परोसने के लिए प्रकट हुई। हमें अकेला छोड़ दो, आदमी ने कहा। वह पीछे हट गई। आने के लिए धन्यवाद। रास्ते की धूल धोने के लिए पहले एक प्याला, आदमी ने पेशकश की। रणवीर ने प्याले पर नजर डाली और शांति से कहा, मेरा नियम, चाय से पहले काम निपटाओ। तुम क्या चाहते हो? चूंकि यह आपका इलाका है, मैं आपके रिवाज का पालन करूंगा। मैं यहाँ प्राचीन खंडहर के बारे में बात करने आया हूँ। उन शब्दों पर रणवीर की आंखें सनकरी हो गईं। जैसा उसने अनुमान लगाया था, प्राचीन खंडहर। उस आदमी की पहचान अब पक्की थी। खंडहर में दिलचस्पी है ना? उसने समान भाव से पूछा। मैं जानता हूं कि आपको हर नक्शे का टुकड़ा मिल गया है। खंडहर खतरनाक हैं, चलिए एक साथ खोज करते हैं और एक दूसरे की पीठ देखते हैं। काफी चालाक हो, विक्रम झल्लाया। नक्शे हमारे हैं और तुम सिर्फ इसलिए हिस्सा चाहते हो क्योंकि यह खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? रणवीर ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडेपन से घूरा, विक्रम से सहमत होते हुए। यह आपका मौका है, अकेले जाओगे तो 10 में से 9 बार मरोगे, आदमी ने कहा, अभी भी शांत। तुम अंदर गए हो? रणवीर ने अचानक पूछा। नहीं, लेकिन हम आपसे कहीं अधिक जानते हैं। जैसे कि सहयोग करने के लिए सहमत हों और मैं साझा करूंगा, आदमी ने उदासीनता से उत्तर दिया। क्या यही तुम्हारी पेशकश का कुल जमा है? रणवीर ने पूछा। बिल्कुल, निशांत नायक ने सिर हिलाया। रणवीर खड़ा हो गया। विक्रम, हम चल रहे हैं। वह मुड़ा और बाहर चल दिया। निशांत और बुजुर्ग के चेहरे बदल गए। वह उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। रुको, निशांत ने पुकारा। धाम प्रमुख रणवीर, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? नवमंडल, तो क्या हुआ? रणवीर ने पलटवार किया। धड़ाम, उनकी आंखों में सदमा चमक उठा। तुम्हें पता था हम नवमंडल से हैं? जाहिर है, तुम्हें यकीन था कि मैं निमंत्रण खोलूंगा। तुम्हारी पहचान करना आसान था।
और कौन अपनी मर्जी से शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को आदेश देता है और चारे के रूप में प्राचीन खंडहर का उपयोग करता है? रणवीर ने हंकार भरी। केवल नवमंडल ही हर सुराग पर फिट बैठता था। उसने पहले केवल संदेह किया था, लेकिन खंडहर पर उनकी दीवानगी ने इसकी पुष्टि कर दी। अनंत अंधेरा का नक्शा उसके हाथों में आ गया था। नवमंडल चुप नहीं बैठ सकता था, और केवल वे ही जानते थे कि उसने हर टुकड़ा इकट्ठा कर लिया है। इतने सारे संकेतों के साथ उनकी पहचान न देख पाने का मतलब होगा कि वह बेकार जिया। प्रभावशाली धाम प्रमुख, मेरी प्रशंसा। निशांत चिल्लाया। मैं निशांत नायक हूँ, नवमंडल का युवा स्वामी। परिचय रहने दो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम्हारा प्रस्ताव मुझे बोर करता है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, अभी भी दूर जाते हुए। वह जानता है कि हम नवमंडल से हैं और फिर भी हमारा अपमान कर रहा है। निशांत की नजर बर्फीली हो गई। रणवीर, रायचंद रुको, वह गरजा। असीम आभा उमड़ पड़ी, जानलेवा इरादा हवा में भर गया। अध्याय 448। अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। हालांकि निशांत नायक को जवाब में केवल सन्नाटा मिला। रणवीर ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और आगे बढ़ता गया। उसने नवमंडल के युवा स्वामी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लानत है। निशांत की पुतलियां सिकुड़ गईं, सुलगता हुआ जानलेवा इरादा फूट पड़ा। रणवीर, वह नक्शा जो तुम्हारे पास है, उसे अनंत अंधेरा ने हमें सौंपा था। तुमने अनंत अंधेरा को मिटा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। मैंने उसे वापस भी नहीं मांगा, केवल सहयोग के लिए कहा, फिर भी तुम मना करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम नवमंडल को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? उन शब्दों पर रणवीर जोर से हंस पड़ा। अनंत अंधेरा ने वह नक्शा कहीं और से चुराया था। अब जब मैंने उन्हें नष्ट कर दिया है तो उस पर मेरा अधिकार सही और उचित है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो आगे बढ़ो और इसे लेने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि मैं नवमंडल के साथ युद्ध चाहता हूँ, सवाल यह है कि क्या तुम्हारा नवमंडल मेरे साथ युद्ध चाहता है? जैसे ही रणवीर बोला, निशांत का चेहरा और काला पड़ गया। बहुत ज्यादा घमंड। वह धमकी को उसी पर वापस मोड़ रहा था। बात यह नहीं थी कि क्या नवमंडल उसका दुश्मन बनना चाहता था, बल्कि यह थी कि क्या वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। चूंकि धाम प्रमुख रणवीर इतने ही जबरदस्त हैं, तो मैं आपके कौशल की परीक्षा लेना चाहूंगा, निशांत ने अचानक घोषणा की। उसका शरीर एक भूखे बाघ की तरह आगे बढ़ा, सीधे रणवीर पर हमला करते हुए। गुस्ताखी। विक्रम दहाड़ा हस्तक्षेप करने ही वाला था, लेकिन रणवीर ने उसे वापस हाथ हिलाकर रोक दिया। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। विक्रम की ताकत के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था। शब्द अभी गिरे ही थे कि रणवीर ने अपनी मुट्ठी उठाई। धड़ाम। उसने इसे एक पल में दे मारा। प्राण शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी, एक असीम तूफान खड़ा कर दिया। पूरा चंद्र दर्शन मंडप मौके पर ही लगभग चकनाचूर हो गया। बैंग। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ जैसे ही उनके हमले दो खूंखार जानवरों की तरह टकराए। निकली ऊर्जा ने शून्य स्तर को ही हिला दिया। क्रैश। चंद्र दर्शन मंडप को केंद्र मानकर हर दिशा में लहरें फूट पड़ी, 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उमड़ पड़ी। चंद्र दर्शन मंडप के अंदर रणवीर अविचल खड़ा रहा। उसकी नजर बर्फीली थी। अर्धशक्ति अधिपति, इतना ताकतवर, उस स्तर पर वह अब तक जिस सबसे कम उम्र के व्यक्ति से मिला था, वह स्वप्न थी। लेकिन वह गायत्री देवी द्वारा उसे अपनी विशाल शक्ति देने की वजह से था। अगला सबसे कम उम्र का निशान था, बमुश्किल 30 का और पहले से ही अर्धशक्ति अधिपति। और वह केवल नवमंडल का एक युवा स्वामी था। मानना पड़ेगा, नवमंडल के पास गहरी अथाह नींव थी। धप धप। निशांत कई कदम पीछे लड़खड़ाया, फिर सदमे में रणवीर को घूरने लगा। तुम्हारी साधना अर्धशक्ति अधिपति तक नहीं पहुंची है, फिर भी तुम्हारी युद्ध शक्ति मेरी से बढ़कर है। बिल्कुल सामान्य है, तुम बस पर्याप्त मजबूत नहीं हो, रणवीर ने शांति से उत्तर दिया। मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। ये सुनकर निशांत मौके पर ही फट पड़ा। अर्धशक्ति अधिपति साधना वाले नवमंडल के युवा स्वामी के रूप में ये पहली बार था जब किसी ने उससे कहा कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। इससे ज्यादा तिरस्कारपूर्ण कुछ नहीं हो सकता था। चिंता मत करो, तुमने मेरी असली ताकत नहीं देखी है। निशांत गुर्राया, फिर एक हाथ बाहर निकाला। पूरी झील की सतह मंथन करने लगी। अंतहीन जल आत्मा शक्ति में परिवर्तित हो गई, जो एक पारदर्शी लंबी तलवार में संघनित हो गई, तुरंत रणवीर की ओर काटते हुए। जल आत्मा शक्ति को नियंत्रित करना एक उन्नत तकनीक। रणवीर बड़बड़ाया, उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। क्या नवमंडल वास्तव में प्राचीन लोक से हो सकता है? उसने पहले कभी ऐसा तरीका नहीं देखा था, लेकिन उसके खिलाफ ये बेकार था। धाम प्रमुख, सावधान। विक्रम मदद नहीं कर सका और किनारे से चेतावनी दी। तलवार बहुत विचित्र थी, वाष्प से बनी थी, फिर भी जानलेवा खतरा बिखेर रही थी। यह मुझे नहीं मारेगी, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, हिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह क्या कर रहा था? निशांत ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। पलक झपकते ही तलवार ने रणवीर पर वार किया। बूम। उस पल उसके शरीर से 9 बर्फीली ऊर्जा धाराएं फूटी, जो उसे बचाने वाले दिव्य ड्रैगन की तरह आपस में जुड़ गईं, उसे भीतर सील कर दिया।
जल आत्मा शक्ति तलवार तुरंत ऊर्जा से खाली हो गई लगती थी, अतुलनीय तीक्ष्णता से धीरे धीरे लुप्त होने तक। कैसे? तुम जल आत्मा शक्ति को कैसे सोख सकते हो? निशांत चिल्लाया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। सौभाग्य से मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता हूँ वह आकाश के नीचे हर शक्ति को निगल जाती है, रणवीर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर अपनी हथेली दे मारी। कड़क, पहले से ही धुंधली तलवार शून्यता में बिखर गई। वह जिस तकनीक का जिक्र कर रहा था वह केवल संजीवनी विद्या ही नहीं थी, बल्कि उसका अपना नवनाग स्वर्ण शरीर भी था। जल आत्मा शक्ति के भीतर की मूल ऊर्जा में यिन शीत बल का एक अंश था, बिल्कुल वही जो नवनाग स्वर्ण शरीर सोख सकता था। फिर संजीवनी विद्या को घुमाते हुए इसे शुद्ध करना आसान था। ये सुनकर निशांत की आंखों में सदमा दिखा। रणवीर के पास बहुत सारे रहस्य थे। यदि संभव हो तो वह वास्तव में उसे मारना चाहता था और हर एक को खोदकर निकालना चाहता था, लेकिन उसने केवल इसे सोचने की हिम्मत की। शांत होने का नाटक करते हुए उसने कहा, मैंने धाम प्रमुख रणवीर की ताकत का अनुभव किया है। चलिए इस सबक को यहीं खत्म करते हैं। उसके पास चांदी के बालों वाले बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। क्या युवा स्वामी हार मान रहे थे? हम हमारे धाम प्रमुख को चुनौती देने से पहले अपनी ताकत जान लो। विक्रम ने ठंडे स्वर में हंकार भरी। तुम? निशांत ने उस पर एक उग्र नजर डाली। सच कड़वा होता है, तुम हमारे धाम प्रमुख का मुकाबला नहीं कर सकते। चूंकि तुम एक अंधार जगत की ताकत हो, हमारे मामलों से दूर रहो। विक्रम ने बर्फीले स्वर में कहा, हमारे युवा स्वामी का सम्मान करो। चांदी के बालों वाला बुजुर्ग भड़क गया। जैसे ही वह कार्य करने के लिए तैयार हुआ, निशांत ने उसे रोक दिया। उसकी परवाह मत करो, चलो चलते हैं। रुको, रणवीर ने पुकारा। अब क्या? निशांत ने पूछा, आवाज तनावपूर्ण थी। तुमने मुझ पर 2 बार हमला किया, लेकिन मैंने एहसान वापस नहीं किया है। अब मुझे तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने दो। रणवीर के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। धड़ाम, उसके चारों ओर प्राण शक्ति एक आदिम बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, उसकी बाह में दौड़ गई। वूश, उसने अपनी मुट्ठी एक गिरते हुए पहाड़ की तरह घुमाई, भयानक आभा लिए हुए जिसे रोका नहीं जा सकता था। निशांत की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने पहले ही प्रतियोगिता खत्म होने की घोषणा कर दी थी, फिर भी रणवीर ने प्रहार किया। स्पष्ट रूप से उसे अपमानित करने का इरादा था। लानत है, उसने मन ही मन कोसा। मुट्ठी का सामना करने के लिए जल्दी से एक हथेली बाहर फेंकी। बैंग, एक हिंसक विस्फोट गूंज उठा। निशांत का पूरा शरीर कांप उठा और वह अपना मुंह खोलने से नहीं रोक सका। उफ, खून का एक घूंट बाहर निकला और वह हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंका गया। युवा स्वामी, ये देखकर चांदी के बालों वाला बुजुर्ग आगे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। धड़ाम, निशांत से निकली शॉकवेव ने बुजुर्ग का चेहरा बदल दिया। उसने विरोध करने के लिए जल्दी से प्राण शक्ति का संचार किया। गनीमत रही कि उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी, वरना वह खुद घायल हो जाता। रणवीर इतना भयानक कैसे हो सकता था? बुजुर्ग भयभीत था। स्पष्ट रूप से युवा स्वामी ने प्रहार झेला था, फिर भी बची हुई ताकत ने उसे अपनी प्राण शक्ति जुटाने के लिए मजबूर कर दिया। अकल्पनीय। मैं तुम्हें आज नहीं मार रहा हूं, केवल तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूं। यदि नवमंडल उकसावे पर जोर देता है तो अगली बार तुम जिंदा नहीं जाओगे, बल्कि लाश बनकर जाओगे। रणवीर ने ठंडे स्वर में घोषणा की। अध्याय 449, उनके डर की वजह। निशांत और चांदी के बालों वाले बुजुर्ग दोनों ने सिर उठाया और रणवीर को सदमे में घूरने लगे। उसने सचमुच उन्हें इतनी बेबाकी से धमकी दी। उनकी आंखों में गुस्से की आग तुरंत भड़क उठी। फिर भी उनमें से किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं रणवीर उन्हें मार न दे। उनकी भिड़ंत के बाद निशांत अच्छी तरह जानता था कि वह रणवीर का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी बात कहने के बाद रणवीर ने उन्हें नजरअंदाज किया और विक्रम को आदेश दिया, चलो। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने झील पर कदम रखा और जल्द ही विशाल रात के अंधेरे में ओझल हो गया। हरामजादा, रणवीर के गायब होने के बाद ही निशांत ने आखिरकार गुस्से में थूका। उसका चेहरा काला पड़ गया था। नवमंडल के युवा स्वामी के रूप में उसे इतना अपमान कभी नहीं सहना पड़ा था। वह रणवीर को धमकाने आया था, लेकिन उल्टा उसे ही धमकी मिल गई और ऊपर से चोट भी खाए। युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि रणवीर को नवमंडल से दुश्मनी मोल लेने की कोई चिंता नहीं है। वह प्राचीन खंडहर पर एकाधिकार करना चाहता है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, हम उसे हमारी नवमंडल की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत उसका इंतजार कर रही है और प्राचीन खंडहर के खजाने अकेले उसके हाथ नहीं लगेंगे। उसके पीछे किसी को लगाओ, निशांत ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर के पास शक्तिशाली खुफिया एजेंट हैं, खासकर यहाँ पूर्व देश में। सब कुछ उसकी निगरानी में है। उसका पीछा करना बेहद मुश्किल होगा। बुजुर्ग ने चेतावनी दी। तुम हमारी नवमंडल की नींव को कम आंक रहे हो। अगर बात यहाँ तक आती है तो हम उस तरफ से मदद मांग सकते हैं। उनके पास तरीके हैं। निशांत ने हंकार भरी
उस तरफ शब्द सुनकर बुजुर्ग की आंखों में भय मिश्रित सम्मान चमक उठा। अगर हम वाकई उन्हें शामिल करते हैं तो रणवीर का पीछा क्यों करें? हम उसे सीधे मारकर नक्शा छीन सकते हैं। बदकिस्मती से वेलांती समझौते उन्हें खुलकर काम करने से रोकते हैं, वरना हम उसे पहले ही मार चुके होते। फिर भी ठीक है, नक्शा रणवीर के पास है तो हम उसे अपने रास्ता खोजने वाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। निशांत ने ताना मारा। अचानक उसका मूड ठीक हो गया। उस दिशा की ओर देखते हुए जहां रणवीर गायब हुआ था, वह ठंडे स्वर में बड़बड़ाया, रणवीर, तुम चाहे कितने भी घमंडी हो, तुम अभी भी बस एक चींटी हो। ये दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है। ... अब तक रणवीर किनारे पर पहुंच चुका था। विक्रम उसके ठीक पीछे था। धाम प्रमुख, उस निशांत के इरादे साफ तौर पर बुरे थे। आपने उसे मारा क्यों नहीं? वह केवल एक युवा स्वामी है, फिर भी पहले से ही अर्धशक्ति अधिपति है। इससे पता चलता है कि नवमंडल का असली शासक शायद सच्चे शक्ति अधिपति स्तर में कदम रख चुका होगा। और महर्षि चरणदास के अनुसार नवमंडल को प्राचीन लोक का समर्थन प्राप्त हो सकता है। अभी युद्ध शुरू करना समझदारी नहीं है। इसके अलावा हालांकि निशांत का इरादा नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन उसने कभी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह मुझे मारना चाहता है। उसने केवल एक सबक के बहाने मुकाबला किया और जल्दी ही रुक गया। ये दिखाता है कि उनके पास कुछ संकोच हैं। अगर मैंने उन्हें सीधे मार दिया होता तो मैं नवमंडल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा होता। हमारी मौजूदा शिकायतों के साथ यह अनावश्यक है, रणवीर ने शांति से कहा। मैं समझ गया, विक्रम ने सिर हिलाया। लेकिन धाम प्रमुख, वे साफ तौर पर प्राचीन खंडहर के लिए आए थे। नक्शे आपके पास हैं और आपने उनके सहयोग को मना कर दिया। नवमंडल इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। हम आगे क्या करें? प्राचीन खंडहर के स्थान का जल्द से जल्द पता लगाओ और उसकी खोज शुरू करो, रणवीर ने उत्तर दिया। लेकिन छाया संप्रदाय के पास अभी भी कोई खबर नहीं थी। कौन जाने कितना इंतजार करना पड़े। वैसे विक्रम, हमारे जासूसों को सतर्क रहने को कहो। अगर नवमंडल कोई भी संदिग्ध हरकत करता है तो उन्हें तुरंत कुचल दो, रणवीर ने आदेश दिया। जी, विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि रणवीर को यकीन था कि नवमंडल अब जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना वे बातचीत करने के बजाय बलपूर्वक नक्शा छीन लेते। लेकिन वह अपनी सुरक्षा को एक संभावित दुश्मन के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। अकेले रुद्रधाम काफी नहीं था। रणवीर ने चांदनी को सूचित किया कि छाया संप्रदाय को भी निगरानी रखनी होगी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रणवीर सीधे घर की ओर चल दिया। वह अभी आंगन में दाखिल ही हुआ था कि एक सुंदर आकृति लिविंग रूम से बाहर की ओर भागी। यह अनन्या थी, जो अभी अभी नहाकर आई थी। रेशमी स्लिप पहने, खुले बाल, भीनी भीनी खुशबू के झोंके में उसकी ओर दौड़ रही थी। रणवीर, तुम वापस आ गए। लगभग 10 बज रहे हैं, तुम अभी भी जागी हो? रणवीर ने पूछा। मैं कैसे सो सकती थी जब तुम घर पर नहीं थे? अनन्या ने प्यार से कहा। अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और करीब आ गई। रणवीर ने अपने खिलाफ उसकी कोमलता महसूस की। कुछ भी गलत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा। ठीक है, अनन्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। चलते समय अपनी बाह उसकी बाह में डाल दी और वे लिविंग रूम में चले गए। रणवीर, तुम्हें कौन ढूंढने आया था? नवमंडल, रणवीर ने उत्तर दिया। नवमंडल? अनन्या के चेहरे पर सदमा छा गया। वे तुम्हें क्यों ढूंढेंगे? सिर्फ प्राचीन खंडहर के लिए? बिल्कुल, उसने सिर हिलाया और चंद्र दर्शन मंडप में जो कुछ भी हुआ था वह सब बताया। अनन्या हैरान लग रही थी। नवमंडल इतना शक्तिशाली है और संभवतः प्राचीन लोक द्वारा समर्थित है, तो वे सीधे हमला करने के बजाय बातचीत क्यों कर रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा था। निशांत के शब्दों और कार्यों से वह मुझसे सावधान लग रहा था, न केवल ताकत में बल्कि जैसे कि किसी ऐसे नियम का सम्मान कर रहा हो जिसे वह पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता, रणवीर ने कहा। क्या ये प्राचीन लोक से संबंधित हो सकता है? अनन्या ने अनुमान लगाया। महर्षि चरणदास ने कहा था कि प्राचीन लोक अद्वितीय है, जिसकी रक्षा विभिन्न साम्राज्यों के दूतों द्वारा की जाती है। बहुत कम बाहरी लोग कभी प्रवेश करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर के लोग बाहर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते? रणवीर की आंखों में एक चमक आ गई और उसने उसे प्रशंसा से देखा। अनन्या, तुम कमाल हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं बस अनुमान लगा रही हूँ, ये सच नहीं भी हो सकता, उसने शर्माते हुए कहा। यही शायद सच है, उसने यकीन के साथ कहा। नवमंडल खुद को उजागर करने से बचने के लिए अंधार जगत में छिपा रहता है। अगर वे वास्तव में प्राचीन लोक से आते हैं तो मेरे साथ खुले तौर पर लड़ना ध्यान आकर्षित करेगा और उनकी पहचान को उजागर करेगा, जिससे प्राचीन लोक सुर्खियों में आ जाएगा। यही कारण है कि वे लो प्रोफाइल रखते हैं। वाह, अनन्या चिल्लाई। जान, मुझे लगता है कि असली होशियार तुम हो। वह उसे अपनी आंखों में सितारे लिए ऐसे देख रही थी जैसे कोई किशोरी अपने आदर्श को देखती है। बस करो, रणवीर ने उसके माथे को हल्के से थपथपाया। अगर ऐसा है तो मुझे नवमंडल के लापरवाही से काम करने की कम चिंता है। मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि वे आमने सामने नहीं टकराएंगे, इसलिए वे खंडहर को भी नहीं छोड़ेंगे।
सावधान रहना, अनन्या ने याद दिलाया। रहूंगा, उसने सिर हिलाया, इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। नक्शे के बिना वे खंडहर तक कैसे पहुंच सकते थे? जान, तुम प्राचीन खंडहर के लिए कब निकल रहे हो? उसने पूछा। सही स्थान अभी तय नहीं हुआ है, एक बार मिल जाने पर हम तुरंत निकल जाएंगे, रणवीर ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक संदेश आया। यह अग्नि का था। संप्रदाय प्रमुख, हमें जगह मिल गई है। अध्याय 450 हिमक्षेत्र गुप्त लोक की ओर प्रस्थान। आखिरकार मिल गया। रणवीर का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत संदेश के नीचे देखा। वहां एक नक्शा था जिस पर एक स्थान स्पष्ट रूप से चिन्हित था। हिमक्षेत्र गुप्त लोक, रणवीर बड़बड़ाया। ये जगह सीधे कैलाश पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित थी। यह आर्यावर्त के 10,000 पहाड़ों की पैतृक भूमि थी। हजारों साल पहले भूवैज्ञानिकों ने भूमि की नसों और तारों की संरचना का अध्ययन किया था और एक स्वर में घोषित किया था कि कैलाश श्रृंखला में साम्राज्य की प्राण नब्ज है। इसलिए कैलाश को पैतृक दिव्य पर्वत भी कहा जाता था, जो परम श्रद्धा का विषय था। तो प्राचीन खंडहर वास्तव में कैलाश के अंदर हैं? रणवीर बड़बड़ाया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। प्राचीन काल से अनगिनत मिथक और किंवदंतियां कैलाश दिव्य पर्वत से जुड़ी रही हैं। वहां खंडहर का होना लगभग पूर्व निर्धारित सा लगता था। रणवीर ने तुरंत अग्नि से संपर्क किया। स्थान, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही है? बिल्कुल पक्का, अग्नि ने उत्तर दिया। अच्छा है, हम कल हिमक्षेत्र गुप्त लोक के लिए निकलेंगे, रणवीर ने आदेश दिया और कॉल समाप्त कर दी। अनन्या, मैंने साइट ढूंढ ली है। ये कैलाश श्रृंखला के अंदर हिमक्षेत्र गुप्त लोक नामक जगह पर है। मैं कल निकल रहा हूँ, रणवीर ने कहा। अच्छा है, हम जितनी जल्दी प्राचीन खंडहर से निपट लेंगे उतना अच्छा होगा। इससे नवमंडल को मुसीबत खड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा, अनन्या ने सिर हिलाया। लेकिन कैलाश का इलाका विश्वासघाती है। मैं उन खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ती रहती हूँ जो वहां लापता हो जाते हैं। वादा करो कि तुम सावधान रहोगे, उसने गहरी चिंता के साथ कहा। चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, रणवीर ने उसे आश्वासन दिया। रात बिना किसी घटना के बीत गई। अगले दिन भोर में एक जेट ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी, सीधे सुदूर उत्तर पश्चिम की ओर। बोर्ड पर रणवीर, विक्रम और अग्नि थे। परछाइयों में छिपे हुए छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के सदस्य भी थे। ये केवल खंडहर की टोह लेना था, युद्ध नहीं, इसलिए रणवीर ने दल को छोटा रखा था। चूंकि ऑपरेशन घरेलू था, इसलिए उसने दिल्ली की निगरानी के लिए महर्षि चरणदास को परेशान नहीं किया था। उन्होंने अभी अभी 2 महान प्राचीन कुलों और अनंत अंधेरा का सफाया किया था। किसी को अब दिल्ली को परेशान करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। और अगर किसी ने किया भी तो एक लड़ाकू जेट मिनटों में कैलाश से वापस दौड़ सकता था। रणवीर को कोई अंदाजा नहीं था। ठीक उसी समय जब उन्होंने दिल्ली छोड़ी, पूर्व देश के परे एक रहस्यमय स्थान पर निशांत नायक आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। तभी उस तक एक संदेश पहुंचा। रणवीर पहले ही निकल चुका है, तो हम तुरंत चलते हैं। शब्द अभी गिरे ही थे कि निशांत अपने आदमियों को लेकर तेजी से निकल पड़ा। विमान पर अग्नि ने एक नक्शा खोला। संप्रदाय प्रमुख, हिमक्षेत्र गुप्त लोक कैलाश के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। औसत ऊंचाई 4000 मीटर से ऊपर, साल भर बर्फ से ढका रहता है, ग्लेशियरों से भरा हुआ है। इलाका इतना जटिल है कि हमें दिव्य पर्वत के पास से होकर गुजरना होगा। जब हम करीब पहुंचेंगे तो हम एक फाइटर जेट में बदल सकते हैं और सीधे गुप्त लोक में घुस सकते हैं, फिर नीचे उतर सकते हैं, विक्रम ने सुझाव दिया। तुमने कभी हिमक्षेत्र गुप्त लोक का अध्ययन नहीं किया है ना? अग्नि ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम ने पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया। इसे गुप्त लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका भूगोल चरम है। ग्लेशियर और बर्फ की चोटियां एक प्राकृतिक प्राचीर बनाती हैं। विमान मुश्किल से ही प्रवेश कर पाते हैं। इसके अलावा तूफान बिना किसी चेतावनी के उठते हैं। साल भर की बर्फबारी एक अंधा कर देने वाला सफेद कोहरा बनाती है जो दृश्यता को खत्म कर देती है। अग्नि ने विस्तार से समझाया। क्या बस इतना ही है? अपनी पायलट स्किल के साथ मैं एक फाइटर को अंदर उड़ा सकता हूं और अपनी साधना के साथ हम सुरक्षित रूप से उतर सकते हैं, विक्रम ने उपहास किया। अगर तुम भगवान की तरह भी उड़ाते तब भी हम अंदर नहीं जा पाते, अग्नि ने सपाट जवाब दिया। कम ऑन अग्नि, क्या तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? विक्रम भड़क गया। उसने उसे नजरअंदाज किया और जारी रखा। रिकॉर्ड बताते हैं कि लोक का चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर है, इलेक्ट्रॉनिक्स तुरंत फेल हो जाते हैं। जिन 2 विमानों ने कभी प्रवेश किया, वे दोनों अपने उपकरणों के मरने के बाद बर्फ की चोटियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। विक्रम का चेहरा बदल गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएंगे। उसने अंदर उड़ने के किसी भी विचार को मार दिया। क्या तुम बिना रुके एक वाक्य पूरा कर सकती हो? तुम्हें इसमें मजा आ रहा है ना? वह बड़बड़ाया। हिमक्षेत्र गुप्त लोक कोई साधारण जगह नहीं है, मुझे पूरी जानकारी देनी होगी और मैं संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट कर रही हूँ, अग्नि ने उसे एक नजर दी। विक्रम चुप हो गया और एक तरफ हट गया। अगर हम पैदल जाएं तो कितना समय लगेगा? रणवीर ने पूछा।
हमारी ताकत के साथ और रास्ते का कुछ हिस्सा गाड़ी से तय करके लगभग एक दिन, अग्नि ने उत्तर दिया। स्वीकार्य है, हम चलेंगे, रणवीर ने फैसला किया। 2 घंटे बाद विमान कैलाश के सबसे नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरा। वे एक ऑफ रोडर में बदल गए और गुप्त लोक की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे मुख्य कैलाश चोटी से गुजरे, आगे बर्फ में 2 आकृतियां अचानक दिखाई दीं। अचानक पकड़े जाने पर विक्रम ने ब्रेक पर पैर जमा दिया। स्क्रीच! रुकने से पहले टायर बर्फ पर 7 या 8 मीटर तक फिसलते चले गए। ओए! विक्रम ने अपना सिर बाहर निकाला। तुम दोनों लड़कियां, क्या तुम्हें ट्रक आता हुआ नहीं दिखता? रास्ता साफ करो। तभी उसने कुछ अजीब देखा। दोनों युवतियों ने सफेद गाउन पहना था, बाल प्राचीन काल की युवतियों की तरह लहरा रहे थे, दुनिया से अलग थलग। इस जमे हुए बंजमे वे ठंड से पूरी तरह प्रभावित लग रही थीं। बेवकूफ लड़की कहे जाने पर छोटी वाली की भौहें तन गईं। जुबान संभाल कर, तुम्हें खतरे का कोई आभास नहीं था, लगभग कुचली जाने वाली थीं। मैं विनम्रता से बात कर रहा हूँ, अब हटो, हम जरूरी काम पर हैं, विक्रम जोर से बोला। कितने बदतमीज हो! लड़की गुस्से में थी। बड़ी दिखने वाली महिला ने उसकी आस्तीन खींची। किरण, दीदी कुसुम, इसमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। किरण ने विरोध किया। याद रखो हम यहाँ क्यों हैं, दीदी कुसुम ने उसे शांत किया। किरण ने एक ठंडी हंकार भरी और अपनी जुबान पर लगाम लगा ली। ये साल का सबसे खराब समय है, हिमस्खलन ने पहले ही आगे का रास्ता रोक दिया है। वापस लौट जाओ, दीदी कुसुम ने विक्रम से कहा। हमें डराने की कोशिश कर रही हो? हमने स्थितियों की जांच की, हिमस्खलन का कोई उल्लेख नहीं था, विक्रम ने ताना मारा। वे 10 मिनट पहले शुरू हुए, एक पूरी बर्फ की चोटी ढह गई, उसने कहा। सोचती हो मैं उस पर विश्वास कर लूंगा? तुम वास्तव में क्या चाहती हो? पैसा? विक्रम ने उपहास किया, उसे यकीन था कि यह कोई सड़क किनारे की ठगी थी। इस एपिसोड में कहानी एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, जहां लड़ाइयाँ सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ, संयम और सही समय से लड़ी जाती है। साधना लोक रणवीर के नाम से काँप रहा है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। नवमंडल का सामने आना बताता है कि दुश्मन सिर्फ दिखाई देने वाले नहीं, बल्कि कुछ पर्दे के पीछे भी इंतजार करते हैं। और अब जब सफर कैलाश और हिम क्षेत्र गुप्त लोक की ओर बढ़ रहा है, सवाल ये नहीं कि रास्ता कितना खतरनाक है, सवाल ये है कि वहाँ छुपा सच किसकी किस्मत बदलने वाला है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह अगली निर्णायक भिड़ंत की शुरुआत है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में।